अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 19। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीफ शाह, एपिसोड नंबर 19। खाना बहुत ही आरामदायक माहौल में खाया जा रहा था। दुआम ने सच में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाया था और इसने खाना बनाया भी बहुत सारा था। किचन में इसकी मेहनत की खुशबू पूरे कबीले में फैल गई थी। कहने को तो वो सिर्फ सरदार का खाना बनाने के लिए किचन में गई थी, लेकिन फिर इसने सबके लिए अपनी मर्जी का खाना बनाया था, जैसे इसे बनाना आता था। और इसके हाथों में तो जैसे जादू था। यहाँ तो हर कोई बस उंगलियां ही चाटता रह गया। हर किसी के लबू से इसके लिए तारीफ ही निकल रही थी। वो खुश होती सबकी बातें सुन रही थी। इसके चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी, मगर सरदार को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और बेचैनी नुमाया थी। इसके चेहरे पर रंग बदल रहे थे, जैसे कोई तूफान अंदर ही अंदर पनप रहा हो। सरदारी, अगर ऐसा ही खाना तुम हमें खिलाती रही तो जिंदगी में और कुछ भी ना हो, जायका जरूर होगा, एक बुजुर्ग डाकू बोले थे। इनकी आवाज में सच्ची तारीफ और खुशी थी। हाँ सरदारनी, अगर ऐसा ही मजेदार खाना हमें मिलता रहा तो हमें जिंदगी का कोई भी गम नहीं है। अब दूसरा डाकू भी इसकी तारीफ करने लगा था। इसके चेहरे पर भी खुशी और इत्मीनान था। माशाल्लाह सरदारनी, आपके हाथ में तो बहुत जायका है, एक और डाकू बोला था। इसकी आवाज में हैरत थी, जबकि वो इन सबकी तारीफें वसूल करती मुस्कुरा रही थी। इसका दिल खुशी से झूम रहा था। इसे अपनी मेहनत की दाद मिल रही थी। सरदारनी, ऐसा खाना फिर से कब मिलेगा? एक और डाकू ने सवाल किया। इसकी आवाज में इश्तियाक था। क़यामत के अगले दिन मिलेगा, ताकि जो जिंदा है इनकी भी ख्वाहिश वो दूरी ना रह जाए और जो मर गए हैं वो भी मेरी बीवी के हाथ का जायका चख ले। सरदार गुस्से से बोला। इसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी जो हर से सन्नाटा फैला गई। दस्तरखान पर खामोशी छा गई थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, सरदार के गुस्से को भांपते हुए। अगर खाना खाना है तो सुकून से बैठकर खाना खाओ। मेरी बीवी की तारीफें क्यों कर रहे हो तुम लोग? अपनी बीवी की कभी तारीफ की है? सरदार की आवाज में गरज थी। खबरदार, जो तुमने आज के बाद किचन में गई। यहाँ खाना बनाने के लिए खास आदमी रखे गए हैं। तुम्हें किचन में जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर बहुत शौक है काम काज करने का तो सिर्फ मेरे लिए करो। आज के बाद तुम्हारे हाथ का जायका किसी और ने चखा तो तुम्हारे हाथ ही काट डालूंगा। मुझे कोई मसला नहीं है बिना हाथ वाली बीवी के, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना कोई और खाए, ये चीज मुझे पसंद नहीं। वो खाना पीछे धकेलते हुए उठ खड़ा हुआ था। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। इसके गुस्से की वजह समझे बगैर दुआ में से ऊपर की तरफ जाते देखती रह गई। इसका दिल धक से रह गया था, जैसे किसी ने इस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। एक तो जुबानें बहुत चलती है ना इन लोगों की। जब तुम लोगों को पता है कि सरदार को पसंद नहीं कि सरदारनी की कोई तारीफ करे या फिर इसके बारे में कोई भी बात करे, तो क्यों इसकी तारीफ किए जा रहे थे? जुमरू गुस्से से बोला था। दुआम ने परेशानी से जुमरू को देखा था। इसकी आंखों में सवाल था। वो सरदार की बीवी है, सरदार की गैरत है, इसका जिक्र भी तुम लोगों के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और तुम लोग इसके खाने की तारीफ कर रहे हो, जुमरू ने गुस्से से कहा। और सरदारनी, तुम्हें भी कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है खिदमत करने का, तो सारी खिदमतें अपनी शोर की किया करो, क्योंकि वो तुम्हें खिदमत हलक भी नहीं करने देगा। सरदार को जो चीज़ पसंद नहीं वो ना किया करो। फिर सरदार को गुस्सा आ जाता है। अभी आ गया ना गुस्सा सरदार को। खाना भी नहीं खाया इसने। जुमरू ने गुस्से से इसको डांटा था, जबकि दुआम हैरत से जुमरू को सुन रही थी। इसे हरगिज नहीं लगा था कि वो इतनी सी बात पर बुरा मान जाएगा। इसके लिए ये एक नई बात थी। इसकी इतनी देर किचन में रहने पर वो कोई 5-6 दफा किचन के चक्कर लगा चुका था। इसे इतनी देर क्यों लग रही है खाना बनाने में? हालांकि वो सिर्फ इसके लिए खाना बना रही है, या फिर अपने 2 भाइयों के लिए, जिस पर इसने नहीं बताया था कि वो सबके लिए खाना बना रही है। और ये इसकी गलती थी। इसे अपने शोर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। इस तरह सबके लिए दस्ते वहाँ लगाते हुए इसने जब ये कहा कि इसने सबके लिए खाना अपने हाथों से बनाया है, तो जहाँ सब लोग खुश हो गए थे, वहीं सरदार ने इसे काफ़ी गुस्से से देखा था, जैसे इसे ये बात पसंद ना आई हो। लेकिन फिर जब इसने खाना खाते हुए इसकी तारीफ शुरू कर दी, तो जहाँ वो खुश हुई थी वहीं सरदार के चेहरे का रंग बदल रहा था। मतलब इसे पसंद नहीं था कि इसकी बीवी के हाथ का खाना कोई और मर्द खाए। इसकी गैरत जाग उठी थी। इसे ये सख्त नागवार गुजरा था। बाला और जुमरू की बात अलग थी। वो दोनों इसके भाई थे, बल्कि भाइयों से बढ़कर थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो पूरे कबीले के लिए खाना बनाने में लग जाए। इसने सरदार के गुस्से की गहराई को महसूस किया और इसके मालकियत के एहसास को समझा। वो खामोशी से रास्ते वहां से उठ रही थी। इसका दिल बोझल था। वो किचन की तरफ आई थी। इसने अपने सरदार को खाना तो खिलाना था ना। बेशक इसने इसे नाराज कर दिया था, लेकिन अपने शोर का मसला भी इसे समझ में आ गया था। वो नहीं चाहता था कि इसकी बीवी के हाथ का जायका कोई और चखे। तो मतलब साफ था कि इसकी जज्बात का एहतराम करना है। मर्द छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाता है। ऐसे में औरत को चाहिए कि वो इसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करे, ना कि इस बात को आना का मसला बनाकर इसे गुस्सा दिलाए। और ये दुआम का असूल था कि वो अपने शोर को समझने की कोशिश करेगी, ना कि इसके लिए किसी तरह का इम्तिहान पैदा करेगी। इसके लिए सरदार की खुशी सबसे अहम थी और की मोहब्बत में वो हर कुर्बानी देने को तैयार थी। बाला परसुकून सा अस्पताल की राहदारी में दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर एक खास किस्म का अज़म और खुद एतमादी थी। वो आज पुराने वाले अस्पताल में आया था, क्योंकि वो जानता था कि बेला यहीं पर इसे मिलेगी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो किसी अहम मिशन पर हो। रिसेप्शन पर आते हुए इसने हल्का सा आगे की तरफ झुकते रिसेप्शन से पूछा था कि डॉक्टर बेला किधर है, जिस पर इसने बताया कि वो ऑपरेशन थिएटर में है। और तो डॉक्टर बेला का टेस्ट चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। कहाँ इंतजार करूँ मैं? वो खुद से बड़बड़ाते हुए वापस रिसेप्शन से मुखातब हुआ, जिसने इसे खाली कमरे की तरफ जाने का इशारा कर दिया था। जबकि वो खामोशी से इसकी तरफ कदम बढ़ाता वहीं कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ अक्सर अस्पताल के इंटर्न जाकर बैठा करते थे। कमरा खाली था और वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो इंडेक्स पर
वो इंडेक्स पर बैठते हुए साइड पर पड़े हुए मोबाइल फोन और किताबें वगैरह देखने लगा, जिसमें छोटी सी डायरी भी मौजूद थी। इसे डायरी खोल तो बड़ी खूबसूरती से बेला का नाम लिखा था। इसने अंदाजा लगा लिया कि वो मोबाइल फोन, बैग और बाकी सारी चीजें भी बेला की ही थी। इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। ये इसके लिए एक छोटा सा एडवेंचर था। अरे वाह! इसने एक्साइटेड होते हुए बेला के फोन को ओपन करना चाहा, लेकिन पासवर्ड लगने होने की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेकिन बाला के लिए कौन सा कोई चीज मुश्किल थी? ऐसे छोटे मोटे काम करने की तो इसे आदत। इसे 2-3 कोड मिलाए थे और फिर एक सीक्रेट कोड के सहारे वो का फोन ओपन करने में कामयाब हो गया था। इसने बेला के नंबर से अपने नंबर पर कॉल की, इसे जिससे बेला का नंबर इसके मोबाइल पर आ चुका था। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। इसने बड़े हक से बेला के नंबर पर अपना नाम महफूज किया और बेला के फोन पर अपना नंबर महफूज किया और अपने फोन पर बाला की बाली लिख दिया। और फिर व्हाट्सएप चैट ओपन करते हुए इसने बेला की हसीन सी तस्वीरें अपने मोबाइल में सेंड कर ली थी। आखिर वो इसकी होने वाली बीवी थी, इसकी तस्वीरें तो इसके पास होनी चाहिए थी ना। इसने एक फरहाना मुस्कुराहट के साथ सोचा। इसके साथ ही इसने ऊपर वाली सबसे पहली चैट को डिलीट कर दिया ताकि बेला ये सब कुछ देखते हुए ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करे। इसने एक लंबा सांस लिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। अब वो इस कमरे में बैठे इसका इंतजार करने लगा, लेकिन इंतजार तवील होता ही जा रहा था। वक्त जैसे थम सा गया था। इसने बाहर रिसेप्शन पर आकर पूछा तो इसने बताया कि केस काफी सीरियस है। काफी आदमी काफी खतरनाक कंडीशन में है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में देर लग रही है। सुनते हुए वो वापस अंदर बैठ गया, लेकिन इसका इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर बेला फारूक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे यहाँ बैठे 2 घंटे गुजर चुके थे और सद्दा ने कहा था कि इसे जल्दी वापस आना है। इसके जहन में सद्दा की बातें गूंज रही थी। लगता है बाला की बाली से आज मुलाकात मुमकिन नहीं। वो सद्दार का मैसेज अपने फोन पर देखते हुए बोला, जहाँ सद्दार से आज रात की प्लानिंग के बारे में बता रहा था कि वो आज ही वापस डकैती शुरू कर रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द एक बड़ी रकम इकट्ठी करनी थी इन बच्चियों के इलाज के लिए, जिसके लिए टाइम बहुत कम था। इसकी आंखों में एक नया आज़म था और मालूमात के मुताबिक कोई बड़ी डकैती ने नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से इन्हें छोटी-छोटी डकैतियों की फहरिस्त जारी करनी पड़ रही थी। आजकल लोग ज्यादातर अपनी रकमें बैंक्स में रखवा रहे थे। घरों पर बड़ी रकम का मिलना मुमकिन नहीं था। ऐसे में 3-4 किलो के हिसाब से ज़ेवरात ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख के आसपास ही बिकते थे और फिर चोरी के माल को तो वैसे भी आधी दामों पर खरीद रहे थे। इसके पास सिर्फ 3 दिन थे और इन 3 दिन में उन्होंने एक बड़ी रकम हासिल कर ली थी और इसे गहरा अंधेरा होने से पहले कबीले में पहुंचना था। वो उठकर बाहर निकला तो रिसेप्शन पर वही लड़की मौजूद थी। पता करो जरा, इस ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा? इसने देखते हुए कहा। इसकी आवाज में एक दबदबा था। इसके हाथ में चमकती बंदूक ने इस लड़की को कोई बहाना बनाने नहीं दिया था। वो फौरन हाँ में सर हिलाकर ऑफिस में दाखिल हुई, जहाँ से मालूमात लेकर वो तकरीबन 5 मिनट में ही वापस आ गई। इसके चेहरे पर खौफ नुमाया था, जैसे वो अभी किसी लम्हे भी गायब हो जाएगी। जी, वो लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा मजीद लग सकता है। आदमी की जान खतरे में है। वो घबराते हुए इसे देखकर बोली। इसकी आवाज कांप रही थी। यार, मासूम सी बाली है मेरी, से जीप चक्रों में डाला हुआ है। बेचारी अंदर ही अंदर कितनी टेंशन में होगी। खैर, इसे बता देना कि इसका बाला आया था इसकी भाई की इयादत के लिए और कहना कि मेरे साले का ख्याल रखे। सुनने में आया है कि काफी गहरी चोटें लगी हैं इसे। बाला की आवाज में नरमी थी मगर आंखों में वही दहशत। और हाँ, मेरी बाली को ये भी कह देना कि इसका बाला कह रहा था कि अपने भाई को समझाए कि औकात से बाहर पंगे ना ले, वरना आने वाला वक्त इसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। खैर, मैं चलता हूँ, तुम भी अपना काम कर रही होगी, लगी रहो अपने कामों में। यूं ही निगाहें इस पर गाड़े हुए बोल रहा था, जबकि वो सिर्फ इसकी आंखें देख पा रही थी, लेकिन इसकी आंखों में भी ऐसी दहशत थी जो इसे खौफ में मुंपला किए हुई थी। इसने सिर्फ खामोशी से सर हिलाया था, जैसे इसके अलावा यहाँ किसी काम के लिए बैठी ही ना हो। जबकि बाला मजीद वहां नहीं रुका था। इसे जल्द से जल्द वापस कबीले में पहुंचना था ताकि सरदार के साथ मिलकर मंसूबे पर काम कर सके। इसके कदमों में तेजी थी। एक नया मिशन का इंतजार कर रहा था। ये डाकू रोज रोज यहाँ क्यों आता है? आहत चक्कर के अस्पताल के सीनियर डॉक्टर नासिर ऑफिस से निकलते हुए रिसेप्शन के पास आए थे। इनके चेहरे पर परेशानी और गुस्सा था। ये लोग हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहे? अब तो डाकू वाला कोई मामला भी नहीं है अस्पताल में। वो सीधा इसी से मालूमात लेने लगे कि डाकू का यहाँ भला क्या काम है। और अब वो जो हर दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ आता है। इसकी आवाज में जलजलाहट थी। सही कोई अफेयर वगैरह चल रहा है डॉक्टर बेला का इसके साथ, या हो सकता है डॉक्टर बेला शायद इसकी मंगेतर हूँ। सुनने में तो नहीं तो यही आया कि आदमी इनके होने वाला शोर है। अभी भी वो कह रहा था कि डॉक्टर बेला के भाई का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और वो औकात से बड़े पंगे न ले, इस तरह का कोई पैगाम दे रहा था। और कह रहा था कि अपने साले की इयादत के लिए आया था डॉक्टर बेला के पास। मुझे तो कोई अफेयर वगैरह ही लग रहा है। वैसे तो डॉक्टर बेला काफी सीधी सादी लड़की है, लेकिन अंदर से इतनी बड़ी घनी है। चक्कर भी चलाया तो ऐसे डाकुओं के साथ। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने अपनी मालूमात का तस्वरा एक साथ पेश किया था, जबकि डॉक्टर भी इसकी बात को काफी गौर से सुन रहे थे। इनकी पेशानी पर बाल पड़ रहे थे और आंखों में तशवीश थी। ये मामला तो काफी खराब होता जा रहा है। इस तरह के डकैत अक्सर अगर अस्पताल में आने लगे तो अस्पताल की रेपुटेशन बहुत बुरे तरीके से खराब होगी। डॉक्टर बेला को समझाने की जरूरत है, वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ ना बुलाया कर। इसकी वजह से अस्पताल का माहौल बुरी तरह से खराब हो रहा है। डॉक्टर परेशानी से बढ़कर रिसेप्शन में हाँ में सर हिलाया था। इसकी आंखों में भी खौफ और तायब थी। माहौल भी खराब हो रहा है, खौफ भी पैदा होता है। कैसे ये आदमी असला लेकर खुलेआम घूमता है, जैसे अभी खड़े खड़े कत्ल कर देगा। और मैंने तो सुना है कि ये आदमी लिहाज भी नहीं करते, मिनटों में लाशें गिराते हैं। ऐसे लोग अस्पताल में ना आए तो बेहतर है। यहाँ पर तो डॉक्टरों की जान खतरे में रहती है, पेशेंट्स का कोई क्या ही इलाज करेगा। रिसेप्शंस भी बड़ी बड़ी थी। फौरन कहने लगी। इसकी आवाज में खौफ और गुस्सा था। हाँ, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर बेला के बारे में बात करनी चाहिए। वो बहुत ही गलत
ये बहुत ही गलत तरीका है। बेहतर होगा कि वो अपने इस तरह के अफेयर्स को खुद तक महदूद रखें, अस्पताल के दायरे से बाहर। डॉक्टर्स ने फैसला किन अंदाज में कहा, इसकी आवाज़ में सख्ती थी। जबकि डॉक्टर बेला ऑपरेशन से फारुक होकर बाहर आई तो इन्हें मेरे ऑफिस में भेजिएगा, वो कहते हुए ऑफिस की तरफ चले गए। जबकि रिसेप्शन ने सिर्फ खामोशी से सर हिलाया था और फिर पेपर पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गई। दुआम खाना लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुई तो सरदार आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। इसकी आंखों में सख्ती थी, जैसे वो अब भी गुस्से में है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो सरदार की मूड की अक्कासी कर रही थी। ठाकुर जी, खाना छोड़कर क्यों आ गए हैं आप? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, उठकर बैठे। वो इसके पास आते हुए कहने लगी। इसकी आवाज़ में नरमी और फिक्रमंदी थी। वो नवाला बनाया और सरदार के करीब ले गई। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो, सरदार से देखे बगैर बोला। इसकी आवाज़ में एक दबी हुई नाराजगी थी। इसका चेहरा छत की तरफ था, जैसे वो दुआम को देखना भी नहीं चाहता था। दुआम ने इसकी बात सुनी, अनसुनी कर दी। इसने नवाला बनाया और सरदार के लबों के करीब ले गई, जैसे इसकी बात सुनी ही ना। इसकी आंखों में मोहब्बत और इसरार था। तुमने सुना नहीं मेरा सोना मुखड़ा? सरदार ने अब भी नरमी से कहा था। इसके लहजे में कभी गुस्सा आता ही नहीं था। मैंने क्या कहा? मुझे नहीं खाना। इसकी आवाज़ में एक दबी हुई नाराज़गी थी। अगर आपने नहीं खाना तो फिर मैंने भी नहीं खाना, वो नाराज़गी से बोलती। इसकी आवाज़ में एक मासूम सी जिद थी। तुमने क्यों नहीं खाना? खा लो, इतने प्यार से बनाया है तुमने, इतनी मेहनत की है, सारा दिन गर्मी में जलती रही हो, खाना तो खाना चाहिए तुम्हें। इसके लहजे में अब भी नरमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी भी शामिल थी। वो नहीं चाहता था कि इसकी मेहनत ज़ाया की जाए। मैंने आपके लिए बनाया था, अगर आप नहीं खाएंगे तो मुझे भी नहीं खाना। सारा दिन गर्मी में आपके लिए जलती रही हूँ, आपके लिए बनाया मैंने खाना। तो हमने अपनी बात पर जोर दिया। इसकी आंखों में आंसू छलकने को थे। यही तो मसला है, मेरे लिए नहीं बनाया था। अगर सिर्फ मेरे लिए बनाया होता तो मैं ज़रूर खाता। वो इसकी बात काटते हुए बोली। लहजा अब भी नरम था, लेकिन नाराज़गी वाज़िया थी। इसकी आंखों में खास किस्म का गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो इसकी मलकियत के एहसास से पैदा हुआ था। आपको अच्छा नहीं लगा मेरा किसी और के लिए खाना बनाना? मुझे लगा मैं आपके लिए बना रही हूँ तो सबके लिए बना देती हूँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? तो आपने हैरानगी से पूछा। सरदार के रद्द से इससे सरदार के रद्द-ए-अमल की शिद्दत समझ नहीं आ रही थी। इसका दिल उलझन का शिकार था। बुराई नहीं है, क्यों बुराई नहीं है सज्जन साईं? मेरी बीवी किसी गैर मर्द के लिए खाना बनाए तो इसमें कौन सी अच्छाई है? इसके पास इनकी अपनी बीवियां हैं यहाँ जो इनकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहती हैं। सरदार की आवाज़ में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसकी आंखों में सुरख दौड़े उभर आए। तुम क्यों बनाओगी इनके लिए खाना? तुम मेरी बीवी हो, तो मैं तुम्हारी तवज्जो का हकदार सिर्फ मैं हूँ। तुम सबके लिए खाना बनाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बीवी सारा दिन गर्मी में खुद को जलाती रही, वो भी इन गैर मर्दों के लिए। वो होते कौन है तुम्हारे खाने की तारीफ करने वाले? इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे लिए तारीफी अल्फाज इस्तेमाल करने की? मेरा खून खोल रहा है जब वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। क्यों कोई गैर मर्द मेरी बीवी की तारीफ करे? क्यों कोई गैर मर्द मेरी बीवी का हाथ का खाना खाए? सरदार की आवाज़ में एक गरज थी। इसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। यकीन करो सज्जन साई, अगर इसमें गलती तुम्हारी ना होती तो पूरे कबीले को आग लगा चुका होता मैं। अब की दफा वो गुस्से से बोला था। इसके लहजे में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन वो गुस्सा भी बहुत एहतियात से कर रहा था, जैसे वो इसके जरिए जरा से चीखने पर टूट जाएगी। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। ये गुस्सा भी मोहब्बत से लबरेज था। आई एम सॉरी, वो फौरन अपने कान पकड़ते हुए मासूमियत से बोलते। सरदार मजीद कुछ भी नहीं कह सका। इसके चेहरे पर एक लम्हे को गुस्सा था, मगर तो आपकी मासूमियत ने इसे पिघला दिया। इसका दिल नरम पड़ गया। माफ़ कर दीजिए ना, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरी गलती है, मुझे नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन किसी और के लिए खाना। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी भी किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आपके लिए बनाऊंगी। वो खाना एक तरफ रखती फौरन इससे ऐसे लिपट गई थी जैसे इसे मजीद कुछ कहने का मौका ना देना चाहती हो। वो क्यों इतना बेबस था इसके मामले में, वो खुद भी नहीं जानता था। इसे खुद में बेचते हुए वो सचमुच में अपनी नाराज़गी भूल ही तो गया था। दुआम के क्रोध में से लगा जैसे दुनिया का हर गम दूर हो गया हो और सिर्फ सुकून बाकी रह गया हो। जी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बेला ऑपरेशन के बाद सीधी अपने सीनियर्स के बुलाने पर इनके कैबिन में आई थी। इसके चेहरे पर थकान और फिक्रमंदी नुमाया थी। डॉक्टर नासिर अपने काम में मसरूफ थे। इसे देखते ही हाँ में सर हिलाते इसे अंदर बुला चुके थे। वो अंदर दाखिल होते हुए इसके इशारे पर कुर्सी पर आकर बैठ गई थी, जबकि नासिर साहब अपना काम निपटा रहे थे। बेला ने थोड़ी देर बाद इंतजार किया था। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अपना काम खत्म करते हुए वो फाइल बंद करके इसके सामने आकर बैठ गए। इनकी नज़रों में खास किस्म की संजीदगी थी। डॉक्टर बेला, आप एक बहुत ही काबिल और ज़हीन डॉक्टर हैं। आप जैसे डॉक्टर का यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। आप बहुत लायक हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस अस्पताल से निकलकर बड़े अस्पताल में जाकर हमारा नाम रोशन करेंगी। डॉक्टर नासिर ने एक लंबा सांस लिया। इसके लहजे में तारीफ थी, मगर इसके साथ एक भारीपन भी था। लेकिन कुछ दिनों से आपकी एक शिकायत नोट करने में आई है। वो ऐसे देखते हुए कहने लगे जैसे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज की तलाश में हूँ। बेला ने पहले हैरत से इन्हें देखा और फिर परेशानी से इनके चेहरे के उतराव चढ़ाव देखने लगी। यकीनन वो कोई बहुत ही सीरियस बात करने वाले थे, वरना वो इस तरह की तमत नहीं बांधते थे। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जी सर, कहें आपको मुझसे क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की शिकायत मिली है आपको मेरी? वो परेशानी से पूछने लगी। इसकी आवाज़ में हल्की सी कमाहट थी। डॉक्टर बेला, बात कुछ ये है कि आप जानती हैं कि हमारे अस्पताल का माहौल आजकल काफ़ी ख़राब चल रहा है। आए दिन डाकू का यहाँ ना रोज जबरदस्ती इलाज करवाना, इस तरह के मामला अक्सर सामने आते रहते हैं। ये अस्पताल डाकू के कबीले के बेहद करीब है, इसलिए अगर यहाँ कोई ऊंच नीच होती है तो इन लोगों का यहाँ आना काम सी बात है। डॉक्टर नासिर ने अपनी बात जारी रखी। इसकी आवाज़ में तफ्शीश थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ एक डाकू बिना किसी वजह के आ रहा है, और मसले वाली बात यह है कि वो सवाई आपके किसी के बारे में कुछ नहीं पूछता। इसका मकसद सिर्फ आपसे मिलना, आपसे बात करना होता है। आज भी वो तकरीबन 3 घंटे तक आपका इंतजार करता रहा। डॉक्टर नासिर ने मजीद कहा, जब वो जिस तरह से हक जताने अंदाज से
वो जिस तरह हक जताते अंदाज से आता है, आपके मतलब सवाल करता है, आपके मतलब इन्फॉर्मेशन लेता है, ये सारी बातें हमें मुनासिब नहीं लगती। और फिर जो इसका हक जताता अंदाज है वो यकीनन एक तरफा तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में आप भी मेरी बात को समझ रही हैं डॉक्टर बेला। ये अस्पताल है, कोई लवर्स पॉइंट नहीं है। आपकी दफ़ा उन्होंने आवाज़ ऊंची की तो बेला की तो जैसे सर पर जा लगी, इसका चेहरा फाक हो गया। डॉक्टर बेला, यहाँ के कुछ असूल हैं, कुछ कायदे हैं जिस पर हर किसी को चलना पड़ता है। आप भी माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, हर चीज़ को समझती हैं, जानती हैं ये अस्पताल ऐसी चीज़ों की वजह से मशहूर अच्छा नहीं लगता। ये डाकू लोग पुलिस वालों के साथ बर लगाए हुए हैं। खबरों में भी इनकी खबरें चलती रहती हैं। अगर कल को इस तरह की खबरें निकल के रेकेट कबीले के किसी डाकू का अफेयर यहाँ के अस्पताल के किसी डॉक्टर से चल रहा है तो हमारे अस्पताल की कितनी बदनामी होगी, आप समझ सकती हैं। डॉक्टर नासर ने अपनी बात में मजीद जोर दिया। प्लीज़ आप ये सारी बातें इन्हें मत बताइएगा। मैं सिर्फ आपसे एक बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरे लिए मेरी छोटी बहन जासूस हैं। मेरा मकसद हरगिज़ गलत नहीं। हमें अपनी जान बेहद अजीज़ है और इस तरह के डाकू बात बात पर कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते। मुझे खुद ये बात करते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन आप भी तो समझें कि ये अस्पताल है। अगर आप इनसे बाहर मुलाकात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ अस्पताल के अंदर इस तरह की मुलाकातों का सिलसिला हमारे लिए बदनामी का सबब बन सकता है। वो बोले जा रही थी जबकि बेला हैरानगी से इन्हें सुन रही थी। इसकी कानों में जैसे शीशा पिघल रहा हो। कितनी आसानी से बस के गद्दार को उछाल रहे थे और वो सिर्फ इन्हें सुन रही थी। इसके अंदर एक तूफान उठा था मगर वो बेबस थी। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस के अलावा कुछ भी नहीं कह सकी। इसके अल्फाज जैसे गले में अटक गए थे। वो इन्हें क्या बताती कि वो खुद नफरत करती है इस आदमी से। इसका अपने आस पास होना इसे खुद बुरा लगता है, लेकिन बात इसके किरदार पर आएगी ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी आंखों में पानी आने लगा, गले में जैसे कोई गोला सा आंसू का फंस गया था। वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अल्फाज जैसे इसके साथ छोड़ चुके थे। इसकी दुनिया एक लम्हे में उलट गई थी। डॉक्टर बेला, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगी। आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह के तलकार हमारे अस्पताल में नहीं चल सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा। आप जा सकती हैं। उसे देखते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए थे, जबकि बेला खामोशी से अपने कदमों को घसीटते हुए वहां से निकल रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जिस समय जान खत्म हो रही हो। इसका दिल डूब रहा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका नाम एक डाकू के साथ जोड़ा जाएगा। इसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। इसका दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसकी इज्जत पर ये कैसा दाग लगा था। जख्म अब काफी बेहतर है पहले से, ठीक है। पाला ने सरदार के जख्मों को बागआउट देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। तकरीबन मजीद ये कुछ दिनों में एकदम ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुआम, बाला इसे देखते हुए बोला था। वो भी इसके पास ही बैठी देख रही थी। इसकी चेहरे पर तफशीश थी। जख्म अब पहले से काफी बेहतर है। लेकिन इतना भी बेहतर नहीं कि जितना बाला कह रहा था। दुआम की नसें बार बार जख्म पर जा रही थी। सरदार, आज तो तुम बाहर घूमने भी चल सकते हो, बाला ने अचानक कहा। इसकी आवाज़ में खास किस्म की चमक थी। इस दिन कह रहे थे तुम शेरदिल को घुमाने के लिए ले जाना है। बेचारा कबीले में रहते रहते वो भी बोर हो गए हैं। मेरे ख्याल में आज रात की सवारी पर निकलते हैं। तो हमने हैरत से इसे देखा। कल तक तो बाला से कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं दे रहा था, आज कह रहा था कि चलते हैं। इसके जहन में सवालात उठने लगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी जाना चाहता हूँ, सरदार पर सुकून अंदाज में बोला। इसकी आंखों में एक चमक थी। शेरदिल को सच में बाहर निकलने की जरूरत है। तुम्हें तो पता है मेरा गोरा जरा मूडी तबीयत का है, आजकल काफी चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इसे बाहर निकालने की जरूरत है। सरदार भी बाला के अंदाज में बोला, जबकि झुंडू समझ गया था कि ये बहाना सिर्फ और सिर्फ दुआम की नजर से ओझल होने के लिए है, क्योंकि वो सरदार को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। इसलिए वो घोड़े का बहाना बनाकर यहाँ से निकलने का इरादा रखता था, क्योंकि आज रात तो हर हाल में टिकट ही करनी थी, तभी तो और रकम पूरी करके अस्पताल पहुंचानी थी। और दुआम इन सब मामलात को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। इसकी फिक्रमंदी सरदार के लिए एक रुकावट बन रही थी। ये क्या बात हुई? दुआम फौरन बोली। इसकी आवाज में परेशानी थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, अभी तो इनके जख्म हरे हैं, कभी भी खून निकल सकता है और फिर घुड़सवारी तो बहुत खतरनाक हो सकती है। बाला भैया, मुझे नहीं लगता कि इन्हें जाना चाहिए। और जहाँ तक शेरदिल को बाहर घुमाने की बात है तो आप भी घुमा सकते हैं। शेरदिल के साथ तो आप की भी बहुत अच्छी दोस्ती है। वो उसे देखते हुए कहने लगी। तो बाला ने नफी में गर्दन हिलाई। अरे नहीं ना प्यारी बहना, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो शेरदिल जो है ना, वो अपनी सवारी किसी और को नहीं करने देता सरदार के अलावा। इसे खुद पर किसी का सवार होना पसंद नहीं, या फिर तुम्हारे अलावा कह सकते हैं। इसको पसंद नहीं है कि कोई इस पर सवार हो। वो सिर्फ सरदार का घोड़ा है। वो उसे देखते हुए समझाने लगा, जबकि इसकी बात से कम दुआम को समझ नहीं आ रही थी। वो राजी ही नहीं थी कि वो कबीले से बाहर निकले, और ये जानते हुए भी कि कबीले के बाहर कितना खतरा है, वो हरगिज इसे कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकती थी। इसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो डाकू जी कल सुबह हम इसे ले चलेंगे। वैसे भी इतने दिन से नहीं गया तो कुछ नहीं हुआ, एक रात और भी कुछ नहीं होगा, सुबह चले जाएंगे। डॉम ने अपनी बात पर जोर दिया। और वैसे भी अब तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। वो इनकार कर रही थी, जबकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इससे मुतमाइन करें। वो इसे कुछ बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन इसका जाना भी बहुत जरूरी था। सरदार और बाला एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसके चेहरे पर उलझन थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, हमारे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। कल रात तो इसने बाला पर हमला कर दिया था। सरदार ने एक नया बहाना करा। इसकी आवाज में मसनूई परेशानी थी। ये जानवर अलग नस्ल का है दुआम बहना, तुम नहीं समझ रही। ऐसे जानवरों को बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। 1-1.5 हफ्ते से बंधा हुआ है वो, जब कोई आस पास हो जाता है तो मारने पर आ जाता है। बाला ने इसे घायल करने की कोशिश की थी, और अगर इसने बेकाबू होते हुए डाकू जी पर हमला कर दिया तो नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस बहाने को भी मानने के लिए तैयार न
थी, इसकी आंखों में खौफ था। वो मुझ पर हमला नहीं करता क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे अलावा किसी को भी बात नहीं समझता। सजन साई समझने की कोशिश करो, मैं अपने जानवरों को तकलीफ में नहीं देख सकता। सरदार ने नरमी से कहा, इसकी आवाज़ में कल अजीब सी इल्तिजा थी। वो मेरा वफादार साथी है, बचपन से मेरे साथ है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि वो मेरी वजह से तकलीफ में रहे और जब भी मैं ठीक हूँ तो क्यों ना इसके लिए बेहतरी करूँ। वो इसे देखते हुए कहने लगा तो दुआम जैसे हारने लगी। अब इस बात का वो क्या जवाब देती? अगर सच में इसका शेर दिल तकलीफ में था तो उसका जाना बनता था और वो खुद ही तो कह रहा था कि वो ठीक है, तो फिर कितना ही इसे रोकती। इसके दिल में एक कश्मकश थी। ठीक है जाइए, लेकिन आपको जल्दी वापस आना होगा, आधे घंटे में वापस आ जाएगा। पास पास से घुमाकर ही, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा दूर जाना ठीक भी नहीं है। वैसे देखते हुए बोलते सरदार ने हाँ में सर हिला। इसके चेहरे पर एक पराना मुस्कुरा दी जिस तरह से वो पिघल गई थी, वरना सचमुच में दुआम को किसी चीज के लिए मनाना एक बेहद मुश्किल काम था, वो भी तब जब इसने ना मानने की ठान रखी हो। चलो सरदार, हर चीज तैयार है। जुमरू इसका इजाजतनामा मिलते ही बोला तो हमने हैरत से इसे देखा। इसकी आंखों में सवाल था, क्या तैयार है? इसने जुमरू को देखते हुए सवाल किया। तो वो घुड़सवारी की बात कर रहा है दुआम। घुड़सवारी घुड़सवारी तैयार है, चलो जल्दी जल्दी चलो वरना गोरा काबू में नहीं आएगा। जुमरू कहते हुए तेजी से बाहर निकला तो सरदार भी बिस्तर से उठते हुए वहां से निकल गया था, जबकि दुआम का दरवाजा जाते जाते वो बंद करना नहीं भूला था। सरदार ये एक छोटी सी डकैती है और इतनी खतरनाक है। हम पुलिस वाले के घर में जा रहे हैं। एक डाकू इसके पीछे आते हुए कहने लगा था। इसकी आवाज में खौफ और बारिश की वजह से सड़कें गीली थी और अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। हाँ, हम पुलिस वाले के घर जा रहे हैं। रिश्वत से काफी सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है इसने, हमारे काम आएगा। सरदार ने इसे देखते हुए इत्मीनान से बोला। इसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिशन था, हमारे या तुम्हारे। मेरा मतलब है अगर तुम सारा ही पैसा इलाज के लिए देने वाले हो तो हमारे हाथ क्या ही आएगा ना? डाकू ने मजीद सवाल किया। इसकी आवाज में लालच नुमाया था। जियाद, अगर तुम्हें मसला है तो यहाँ से पलट जाओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये रकम बच्चियों के इलाज के लिए जाएगी। अगर तुम्हें अपना मुनाफा चाहिए तो तुम अगली डकैती में हमारे साथ आ जाना। सरदार ने इसे देखते हुए बोला, जबकि जियाद ने एक नजर से देखा, फिर हाँ में सर हिलाता वहीं से पलट गया था। मतलब साफ था कि इसे अपने फायदे से मतलब था। अगर इसे कोई फायदा नहीं था तो वो इतना बड़ा खतरा खुद पर मोल लेने का इरादा नहीं रखता था। अगर किसी और का इतराज है इस बात पर इस डकैती में इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा तो वो यहीं से पलट कर जा सकते। किसी को जरूरत नहीं है मेरे नाम पर अपनी जान की बाजी लगाने की। हम एक पुलिस वाले के घर में डकैती करने जा रहे हैं। रकम ज्यादा से ज्यादा भी मिली तो 50 लाख से कम ही होगी। सरदार की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी। इसकी आंखों में एक फैसला किन चमक थी। ये सारी की सारी रकम इन बच्चियों के इलाज के लिए जाएगी, किसी को एक फूटी कोरी नहीं मिलेगी। आगे यहाँ तुम लोग अपना मुनाफे के लिए आए हो तो याद रखना कि तुम में से किसी को भी कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि यहीं से पलट जाओ। इसने एलानिया कहा था। इसकी आवाज में एक सर्द महरी थी। सरदार, मैं वापस जाना चाहता हूँ, अगर कुछ हासिल ही नहीं तो मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा। पीछे से एक डाकू बोला था, जबकि इसके साथ एक और डाकू भी वापस जाने को तैयार था। इसके चेहरे पर खौफ था। सरदार ने खामोशी से इन्हें वापस जाने का इशारा कर दिया था। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। अगर किसी और को भी जाना है तो जा सकता है, मुझे किसी के एहसान नहीं चाहिए इस काम में। इसने एक दफा भी से ऊंची आवाज में ऐलान किया था। इसकी आवाज में एक खास किस्म का आजम था। वह सब लोग घोड़ों पर सवार थे। बारिश की बूंदें इनके चेहरों पर पड़ रही थी। नहीं सरदार, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इस नेक काम में जितने आगे बढ़ोगे हमें अपने साथ पाओगे, एक बुजुर्ग ने आगे बढ़ते हुए कहा था, जबकि और भी कहीं सारे लोग इसके पीछे ही आने को तैयार थे। इनकी आंखों में वफादारी थी। इस बात पर इसे कोई एतराज नहीं था। वो जानता था कि यहाँ पर जितने भी डकैत थे सब अपने ही फायदे के लिए आए हुए थे और इसमें से कुछ गलत नहीं था। हर इंसान अपने लिए जीता है। अगर कोई अपनी जिंदगी किसी गरीब मस्कीन के लिए खतरे में नहीं डालना चाहता था तो ये इनकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक था और हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक था। वो किसी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। वो सब लोग बीवी बच्चों वाले थे। वो हक रखते थे यहीं से पलट कर जाने का, लेकिन इन लोगों ने पलट कर जाने के बजाय सरदार का साथ देने का फैसला किया था। इसलिए सरदार भी आगे की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर एक फरियाना मुस्कुराहट थी। दुआम काफी ज्यादा परेशान थी। इसे सुकून नहीं मिल रहा था। सुकून मिलता भी कैसे? सरदार को गए आधे घंटे के बजाय 1 घंटा हो चुका था। बारिश हर गुजरते लम्हे के साथ तेज होती जा रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। नीचे कबीले में बिल्कुल खामोशी और अंधेरा था। दूर दूर से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक दफा दरवाजे पर जाने की हिम्मत की थी इसने, फिर दूसरी दफा वो रात के इस गहरे अंधेरे में दरवाजे तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। इस बंद कमरे में इसे डर नहीं लगता था। यह कमरा इसकी महफूज गाह था, लेकिन वो अपने डाकू जी के लिए परेशान थे क्योंकि वो जख्मी था और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह की तकलीफ में रहे। इस वक्त भी वो खामोशी से कमरे में चहलकदमी करते हुए इसका इंतजार कर रही थी। इसके दिल में हजार वसवसे थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो जाए नमाज बिछाकर बैठ गई। इसके लिए ये वाहिद रास्ता था सुकून पाने का। हर तरह की सोच से निकलने के लिए इसके पास एक बेहतरीन रास्ता था, अपने अल्लाह से बहुत सारी बातें करने का, इसके सामने अपने दिल खोल देने का। ईशा की नमाज तो वो काफी देर पहले ही पढ़ चुकी थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नवाफल अदा कर रही थी। नवाफल की अदायगी के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हुए जहन में सरदार ही सवार था। वो इसके बारे में सोच रही थी। इसकी परेशानी से खाई जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दीजिए, मैं अपने डाकू जी को ये
बाद समझा पाऊँ कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है और मैं इन्हें इस काम से दूर रखने में कामयाब हो पाऊँ। या अल्लाह ये गलत कदम है, ये गलत काम है और मैं अपने शौहर को किसी गलत काम की तरफ जाते हुए नहीं देख सकती। इस काम में इनकी जान को खतरा है। इसकी आवाज़ में एक सच्ची तड़प थी। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं इन्हें कायल करने में कामयाब हो जाऊं। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मेरी बात मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। इसने अपने हाथों को मजीद मजबूती से थाम लिया। लेकिन मुझे कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा, मैं किसी भी तरह इन्हें मना कर रहूँगी, मैं इन्हें इस गलत काम से दूर करके रहूँगी। वो पुरअज़्म थी, इसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन अंदर ही अंदर से ये डर खाया जा रहा था कि सरदार अब तक घर वापस क्यों नहीं आया, कहीं वो किसी डकैती के लिए तो नहीं निकला हुआ था। ये वो सवाल था जो इसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। इसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो लोग खामोशी से घर में दाखिल हुए थे। इन लोगों का मकसद किसी तरह का शोर शराबा करना नहीं था। बाहर तो पुलिस वाले मौजूद थे जिनको बाहर ही बेहोश करके बस खून से अंदर दाखिल हो गए थे। किसी को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर इनका यहाँ से निकलने का इरादा था। वो यहाँ किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं करना चाहते थे। इसके साथ बाला अंदर आया था, जबकि बाला के साथ एक और खतरनाक डाकू भी इसके साथ ही था। इन सबके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इसकी नजर सीधी अलमारी पर थी। जब बाला ने आगे बढ़ते हुए अपने रुमाल पर एक दवाई छिड़की और फिर वहां सोए हुए आदमी के चेहरे पर रुमाल फेंक दिया। अंदाज ऐसा था जैसे ठंडी हवा का झोंका हो, मगर इसका असर माहलिक था। जब ये आदमी थोड़ी ही देर में नींद से गहरी बेहोशी में चला गया था, जबकि साथ लेडी औरत के साथ भी इसने ऐसा ही किया। इनके चेहरों पर भी सुकून था। बीच में एक बच्चा भी था जो काफी क्यूट था। मासूमियत इसके चेहरे से आया थी। वर्दी वाले का बच्चा प्यारा है। इसने तकरीबन 7-8 साल बच्चे की तरफ देखते हुए सरदार को बताया था, जो अलमारी खोलते हुए इसमें से जेवरात और रकम निकालने लगा था। इसकी आंखों में खास चमक थी। यह पुलिस वाला काफी रिश्वतखोर था और काफी बड़े की रकम जमा कर चुका था। इसका ज्यादातर पैसा बैंक में ही था और ये पैसा जो इस वक्त इसके घर में मौजूद था वो किसी बड़े इरादे की तरफ से गरीबों में तकसीम कर देने के लिए भेजा गया था, मगर इसने अपनी तिजोरी भरने के लिए रख लिया था। जबकि जेवरात में काफी कुछ इसके हाथ लग चुका था। इसकी चमक आंखों को हैरा कर रही थी। अब ये जेवर हक हलाल का था या फिर रिश्वतखोरी का, वो नहीं जानते थे। हालांकि इतना पता था कि किसी मासूम की जान बचाने के लिए काम आएगा, इसलिए इसे थैले में डालते हुए उन्होंने अपना थैला भर लिया था। इसके दिल में एक इत्मीनान था। यह पुलिस वाला काफी अमीर था। यह बात वो पहले ही समझ गए थे। इतने इस तरह की चोरी या डकैती से कोई खास बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। वो लोग खामोशी से अपना काम करते हुए जाने ही लगे थे जब सेंटर में मौजूद बच्चा आंखें मलते हुए इन्हें देखने लगा। इसकी आंखों में नींद और हैरत थी। ओए काके, अगर अपनी जान बचानी है तो दोबारा से लेट जाओ, वरना तीसरे डाकू ने पिस्तौल इस पर तानते हुए इसे डराना चाहा, तो सरदार ने अगले ही लम्हे इसके हाथ से पिस्तौल छीनी थी। इसकी आंखों में गुस्सा था। वो एक छोटे से बच्चे को हरासा नहीं कर सकते थे, इसके लिए ये काबिल कबूल था। सो जाओ बेटा, हम सब लोग पुलिस चोर खेल रहे हैं। अब जब बड़े हो जाओगे तब आपके साथ भी खेलेंगे। पापा की तरह पुलिस में आओगे ना तो हम तुम्हारे साथ भी खेलेंगे। सरदार ने नरमी से इसकी गाल खींचते हुए इसे समझाया था। इसकी आवाज में शफकत थी। नहीं, मुझे पुलिस पापा नहीं बनना, चोर अंकल बनना है। अंकल मेरा बैग भी ले जाओ ना, मम्मी मुझे सुबह स्कूल भेजेगी। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ आए थे। वो गर्दन की नस को 2 उंगलियों में पकड़ते हुए वादा कर रहा था। इसकी आंखों में मासूमियत और जिद्दी। सरदार ने एक नजर से देखा, फिर सोचने वाले अंदाज में इसके बैग का पता पूछा, जिस पर इसने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। सरदार ने बाला को बैग उठाने के लिए कहा और फिर अगले ही लम्हे वो लोग वहां से रफू चक्कर हो चुके थे, जैसे हवा में गायब हो गए हुआ। अब इसके बच्चे के बाप के पास इतना पैसा तो था ही कि वो अपने बच्चे को नया बैग और किताबें खरीद कर दे सके। सरदार के चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। अरे सरदार, हमें तो लगा था कि छोटी मोटी रकम हाथ आएगी, लेकिन सच में 50 लाख से ऊपर की रकम है और जेवरात भी तकरीबन 10-15 लाख के तो हो ही जाएंगे। बाला इसके साथ ही घोड़े पर सवार तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि बाकी डाकू को पीछे आ रहे थे। इसके चेहरे पर खुशी और हैरत थी। सरदार को कुछ हद तक सुकून हुआ था। इसका दिल मुतमाइन था। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ये रकम अस्पताल पहुंच जानी चाहिए। हमें मजीद काम करना होगा कल रात के लिए। अभी से हमें ही मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दो। जुमरू का अगर इससे बेहतर काम हो गया तो हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम अगले महीने की फराज पर गौर करेंगे। इसके कंधों से हल्का हल्का खून बह रहा था। तकलीफ फिर से उभरना शुरू हो गई थी, लेकिन सुकून कहाँ था। अभी तो वो कुछ हद तक अपने मकसद में कामयाब हो पाए थे। ठीक है सरदार, मैं आज ही मालूमात लेता हूँ, कल सुबह तक तुम्हें खबर कर दूंगा। जुमरू ने जवाब दिया। इसकी आवाज में एक नया जोश था। वो लोग सुकून से कबीले में दाखिल हो चुके थे। बारिश अब थम चुकी थी। सरदार को यकीन था कि अब तक दुआम सो चुकी होगी, और अगर नहीं सोई होगी तो वो कह सकता था कि शेर दिल बेलगाम होकर अंधेरे में कहीं गायब हो गए थे। इसे ढूंढने में खासा वक्त लग गया, क्योंकि इनकी वापसी तकरीबन 3-4 घंटों के बाद हो रही थी, और अगर दुआम जाग रही हुई तो इसके लिए यह बात मसला बन सकती थी। इसके ज़हन में दुआम का फिक्रमंद चेहरा घूम रहा था, लेकिन दुआम को मनाना कौन सा मुश्किल काम था। सोच करके वो शेर दिल की लगाम बाला के हवाले करता ऊपर की तरफ चल पड़ा। कुछ हद तक तो मसला हल हो ही चुका था, लेकिन फिर भी बच्चों के इलाज के लिए वो किसी तरह की कमी नहीं चाहता था। पैसे ज्यादा हो जाए ये अलग बात थी, लेकिन पैसों में वो किस तरह की कमी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल था, और इसने किसी की जिंदगी बचाने की कसम खा रखी थी, और अपनी कसम वो किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता था। क्या हुआ बेला, तुम इतनी खामोश क्यों हो? हैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रुबाब ने तफसील से पूछा। शाम को जब बेला घर आई तो रोज के बरक्स आज वो चहक नहीं रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसकी ये खामोशी सभी नोट कर चुके थे। कुछ ना कुछ तो हुआ था। अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं। बेला ने एक लंबी सांस ली। इसकी आवाज में थकन थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, और फिर आज हम जिसका इलाज कर रहे थे वो आदमी बच नहीं सका। बहुत अफसोस हुआ मुझे। वो वाला वाली परेशानी को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरी परेशानी बताने लगी, जबकि किसी की
मौत का सुनकर रुबाब को भी अफसोस हुआ था। अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत करे, इसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। रुबाब ने नरमी से इसका हाथ थामा था। तुमने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया है। अगर अल्लाह ने इसके नसीब में मज़ीद सांसें नहीं लिखी थी तो वो कैसे बच पाता। तुम परेशान मत हो, खाना खाओ आराम से। तुम्हारे परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा। रुबाब ने नरमी से इसे समझाया, जबकि वो हल्के से मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर चुकी थी, मगर इसके ज़हन में एक तूफ़ान बरपा था। बाला की वजह से इसकी अस्पताल में बहुत बदनामी हो रही थी। इसे खुद ही इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना था। इस मामले में वो अपने भाई को नहीं घसीट सकती थी। मुमकिन था कि वो डाकू से पंगा ले, वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इसका भाई किसी मुसीबत में पड़े। वो डाकू बहुत खतरनाक थे, इसके लिए कत्ल और भी आम सी बात थी। वो जानती थी कि इसका भाई पुलिस में है और इस तरह के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी वजह से अपने भाई को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। वो भी तब जब वो पहले ही इन लोगों से दुश्मनी मोल ले चुका था। इस वक्त इसका भाई जिस जगह नौकरी कर रहा था वहाँ सवै टिकेतु के और कुछ भी नहीं था, और वो नहीं चाहती थी कि इस वजह से इसकी भाई की जिंदगी मजीद कोई मसला बने। वो लोग पहले ही इसके दुश्मन थे। बाला से तो वो खुद बात करने के बारी थी, बस बहुत समझा लिया था नरमी से। अब इसे खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना था। वो कोई डब्बू सी लड़की नहीं थी जो इसके डर से दब जाती। वो अपने हक में आवाज़ उठाना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, और बाला से डरकर वो खामोश होने वाली हरगिज़ नहीं थी। इसके पूरा करियर का सवाल था, इसके किरदार पर दाग लग गया था। गुस्से से इसके वक्त इसकी क्या हालत हो रही थी सिर्फ वही जानती थी। इसकी आंखों में बाला के लिए बेतहाशा गुस्सा था। बाला नामी इस आदमी से तो वो जान छुड़वाने का पक्का इरादा कर चुकी थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो बाला नामी इस आदमी को अपने असाबों पर सवार नहीं होने देने वाली थी। सरदार कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर परेशान सी बैठी थी। इसकी आंखों में बेचैनी नुमाया थी। इसे देखते ही फौरन उठकर इसके पास आ गई। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी। आप कहाँ गए थे? आपने कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतना वक्त लग गया। लगता है शेर दिल को घुमाने में। आप तो कबीले से बाहर तक गए थे ना, तो इतनी ज्यादा देर कैसे लगी आपको? इसके आते ही वो फौरन इसे सवाल करने लगी थी। इसकी आवाज में शिकायत थी, जबकि सरदार जो पहले ही बहाना तैयार किए बैठा था, रास्ता से थाम कर बिस्तर पर बैठा इसके पास ही बैठ गया था। इसके चेहरे पर एक मसनूई मासूमियत थी। सजन साई, मेरी बात तो सुनो यार। वो शेर दिल बेलगाम हो गया था, मैं इसे संभाल ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा है, न जाने कहाँ गायब हो गया था। इसने अपने लहजे में सच्ची परेशानी का रंग भरने की कोशिश की। और तुम्हें तो पता है मेरा कंधा जख्मी है, ऐसे में इसको ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो तो शुक्र है बाला मेरे साथ था, वरना न जाने में कैसे मैं इसको ढूंढ कर लाता। वो इसे समझाते हुए कहता था, जबकि वो इसकी आंखों में देख रही थी जैसे इसकी जुट को पकड़ लेना चाहती हो। इसके बहाने पर जिस तरह से इसने नफे में सर हिलाया, सरदार को लगा कि इसकी बातों में फंसाना आसान नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप, सब झूठ है। आप नहीं गए थे इसे कहीं लेकर घुमाने के लिए, आप कहीं और गए थे। वो अचानक से बोलते सरदार ने परेशानी से इसका चेहरा देखा। इसकी आंखों में हैरत थी। साहब इस बात का वो क्या ही जवाब दे सकता था। अरे सजन साई, मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें बताकर तो गया था कि मैं शेरदिल को घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, वहीं गया था। एक तो शेरदिल भी ना बहुत बिगड़ता जा रहा है, हाथ ही नहीं आ रहा था। ऊपर से कंधा की जख्म की वजह से मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। सरदार ने एक और कोशिश की, इतनी मुश्किल से इसे ढूंढकर वापस लाया कि हाथ नहीं, और तुम भी मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। इसे देखते हुए बोला, जबकि दुआम इसके चेहरे का तो हम बस इसका चेहरा देख रही थी, जैसे इसके अंदर तक झांकने का इरादा रखती हुई। इसने अंदाजा लगा ली थी कि वो शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाया, इसीलिए मजीद दलाइल देने लगा। जब अचानक ही दुआम ने इसका हाथ हमकर अपने सर पर रख दिया। अंदाजा था तो जैसे वो कोई बहाना सुनना ही नहीं चाहती। इसके सर पर हाथ रखता वो खुद भी हैरान हुआ था। तो हम क्या करने वाली थी इसके लिए समझना मुश्किल नहीं था। आप कहाँ गए थे डाकू जी? वो इसके हाथ को अपने सर पर रखे सवाल करने लगी, जबकि सरदार ने हैरानगी से इसे देखा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। इस लम्हे इसे लगा जैसे दुआम इसके दिल की गहराइयों तक देख रही है। बेला गहरी नींद सो रही थी जब इसके तकिए के नीचे पर मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इसका बिल्कुल आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा था। इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी कि फोन दोबारा से तंग करने लगा, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है अस्पताल से किसी तरह का नोटिफिकेशन ही ना आया हो, इसीलिए इसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते फोन को चेक किया था। जब अचानक ही सामने नंबर के साथ नाम जगमगाया, बाली का बाला। इसने हैरानी से नंबर को चेक किया। इस नाम से तो कोई नंबर के पास सेव ही नहीं था। बस सचमुच में परेशान होकर देखने लगी, क्या है ये, किसका नंबर है? दिमाग में एक लम्हे के लिए इस डाकू का साया सा लहराया था। तो क्या इसका नंबर इसके पास आ गया था? लेकिन इसके फोन में ये नाम कैसे सेव हुआ था? इसने तो अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताया था। बेशक इसके मोबाइल का पासवर्ड मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी कोई भी आसानी से इसके फोन का पासवर्ड ओपन नहीं कर सकता था। इस तरह कोई अनजान नंबर के फोन मोबाइल में सेव कैसे हो सकता है? वो सचमुच में परेशान हो गई थी। इसके दिल की धड़कनें तेज थी। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि कल ट्रेन करके देख ले कि आखिर फोन पर कौन है। हालांकि इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह रही थी कि ये वही डाकू बाला ही होगा। इसके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। फोन उठाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी कि आखिर इसके मोबाइल में ये नंबर सेव कैसे हुआ। ये एक मुहिम था जो इसे बेचैन कर रहा था। काल बजते बजते बंद हो गई तो इसने मोबाइल एक वापस से तकिए के नीचे रखा था। जब थोड़ी देर के बाद फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा, इसने फिर से मोबाइल निकाल कर देखा तो वही नंबर जगमगा रहा था। बिल्ली, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है अंधेरे में बैठकर फोन ना इस्तेमाल किया कर, नजर खराब होती है। साथ वाले बेड से अम्मी ने नरम मगर समझाने वाले अंदाज में कहा था। जी जी अम्मी, मैं इस्तेमाल नहीं करी, वो नोटिफिकेशन आई थी चेक कर रही थी जी कि कहीं से अस्पताल की तो नहीं। वो फौरन फोन रखते हुए बोली और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जहन पर ये आदमी अब असरअंदाज होने लगा था। इसकी नींद उड़ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद फिर से मोबाइल वाइब्रेट होने लगा तो फोन बंद करने के अलावा इसके पास कोई चारा ना था। अगर वो चाहती तो इसका नंबर ब्लॉक भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इसे पहले ये जानना था कि इसका
इसके फ़ोन में इस आदमी का नंबर कैसे आया था और वो भी इस नाम से सेव कैसे हुआ था, ये सवाल से सोने नहीं दे रहा था। बताइए कहाँ थे आप? तो हमने इसके हाथ को अपने सर पर रखते हुए सवाल किया, इसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप सिर्फ सेल को बाहर घुमाने के लिए नहीं गए थे, आप कहीं और भी गए थे। बताइए मुझे कहाँ गए थे आप? अगर आपने झूठ बोला या मेरी झूठी कसम खाई तो मैं अभी के अभी मुझे मौत, कोई फजूल बकवास मत करना वरना अपने हाथों से गला घोंट कर मार दूंगा तुम्हें। सदा ने गुस्से से अपना हाथ पीछे खींचा, पहली दफा इस पर चिल्लाया था। इसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। जिस अंदाज में वो बोला था तो हमको मजीद कुछ कहने या सुनने की जरूरत न पड़ी थी। इसका दिल धक से रह गया। इसने कभी सरदार को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। मतलब आप कहीं पर टिकट करने के लिए गए थे, है ना? जो हमने इसके अंदर से अंदाज से डरे बगैर गुस्से से बोलती। इसकी आंखों में आंसू थे। आप कहाँ गए थे डाकू जी? आप कहीं पे चोरी करने के लिए गए थे ना? मुझसे झूठ बोलकर गए थे आप? इसकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों थे। सजन साई, मेरा दिमाग खराब मत करो, बहुत रात हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सरदार ने अपने लहजे को कंट्रोल करते हुए कहा। इसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि वो बात को इतना बढ़ा देगी। जरा सी बात पर वो कसम खाने पर तो आई ही थी, लेकिन साथ में जो फजूल बात की थी वो बर्दाश्त करना सरदार दिलदार के बस की बात नहीं थी। वो मोहब्बत का तदा इसे बचने का सोचते हुए इसकी रूह कांप उठी थी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, कहाँ गए थे आप? और कुछ नहीं सुनना मुझे। इसकी नजर चुराकर उठने पर वो इसके पीछे आ रुकी थी। इसकी आवाज में इसरार था और मुझे कुछ भी नहीं पता ना तुम्हें, हर बात का हिसाब नहीं दे सकता मैं तुम्हें, सो जाओ, रात बहुत हो गई। इसने अपने लहजे को कंट्रोल करते हुए हल्का से इसके चेहरे को तपाया था। इसकी आंखों में थकन थी। मतलब कि आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? आप मुझे नहीं बताएंगे यहाँ से झूठा बहाना बनाकर आप किसी के घर में चोरी करने के लिए गए थे, किसी को लूटने के लिए गए थे? तो हमने अपनी बात पर जोर दिया। हाँ गया था, मैं डकैती करने गया था, डकैती करके आया हूँ, वो मेरा काम है, मैं करूंगा। तुम्हें मना करने से या किसी के भी मना करने से मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। सरदार की आवाज में एक ठहराव था। इसने सच बोल दिया, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा असल है, इसी के साथ तुमने मुझे कबूल किया है और इसी के साथ तुमने आने वाली जिंदगी मुझे कबूल करना है। अब बेवजह बात को मजीद बढ़ाओ, रात बहुत हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। और मजीद झूठ बोले बगैर बोला था। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। डाकू जी, तो हमने मुश्किल से कहा। सजन साई चुप, अब एक और लफ्ज नहीं। हम इस मामले में ना आज बहस करेंगे ना आने वाले वक्त में कभी। मैं इस मामले को भी बनाना नहीं चाहूंगा। सदा ने फैसला के अंदाज में कहा। सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो कहते हुए अपनी चादर एक तरफ फेंकता अगर बिस्तर पर लेट गया था, जबकि वो कितनी ही देर यूं ही खड़ी से देखती रही। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो जानती कि वो जाग रहा है, लेकिन इस तरफ कलवट बदल कर शायद वो इसके सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है, या शायद वो सच में इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। लेकिन तो हम अपनी आंखों के सामने अपने शहर को इस दलदल में दसते हुए नहीं देख सकती थी, जहाँ सिवाय खतरे के और कुछ भी नहीं। वो नहीं दे सकती थी इस काम के इसका साथ जिसमें इसकी जान भी जा सकती थी। भला रात हर देर के बाद भला रात थोड़ी देर के बाद बेला के नंबर पर फोन करता रहा। इसकी उम्मीद हर काल के साथ बढ़ती और टूटती थी, लेकिन इसकी कोशिश बार बार नाकाम ही होती रही थी। दूसरी तरफ से बेला ने फोन ही नहीं उठाया था। पहले तो इसे बड़ा गुस्सा आया, इसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर ये सोच के इसने माफ कर दिया कि हो सकता है वो सो गई हो, मोबाइल इसके करीब ना हो। इसे खुद ही बहानों से अपने दिल को बहला लिया था। हाँ, लेकिन इसका फोन ना उठाना इसे अच्छा भी नहीं लगा था। कम से कम फोन तो अपने पास रख सकती थी। इसको पता होना चाहिए था कि मैंने इसे फोन करना है। अब बाला डाकू इसके नखरे उठाएगा, वो खुद से बड़बड़ाया। कंट्रोल बाला कंट्रोल। हो सकता है बेचारी के फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो, चार्जिंग लगाकर सो गई हो। ऐसे में डॉक्टर है, अच्छी बच्ची है, वक्त पर सो जाती है। इसने जैसे खुद को दिलासा दिया था। जबकि एक और कोशिश करने के बाद जब दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिला था, आखिरकार इसने अपने व्हाट्सएप की चैट्स खोली थी, जहां सबसे ऊपर इसी का नंबर था। इसने सबसे पहले चैट को खोलते हुए वहां मौजूद सारी तस्वीरों को गौर से देखा। फिर मोबाइल में एक सीक्रेट फोल्डर बनाकर इसकी सारी तस्वीरों को इस फोल्डर में सेव कर दिया और फिर एक एक करके इसकी हर तस्वीर को देखने लगा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सारी ही तस्वीरें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सारी तस्वीरें बहुत सादगी से बनाई गई थी। ज्यादातर तस्वीरों में इसने लैब कोट पहन रखा था, बल्कि तकरीबन सारी ही तस्वीरों में इसने लैब कोट पहन रखा था। ऐसा लगता था जैसे सारी तस्वीरें इसने अस्पताल में ही बनाई हुई। इसके मोबाइल में और भी काफी सारी तस्वीरें थी, जिनमें वो स्टाफ वालों के साथ हंसी मजाक करते हुए या सेल्फी वगैरह लेते हुए मौजूद थी, लेकिन किसी और की तस्वीर अपने मोबाइल में रखना इसे अच्छा नहीं लगा था। वो सिर्फ इसकी तस्वीरें अपने फोन में रखना चाहता था, जिसे वो अपनी जिंदगी में रखना चाहता था। इसके लिए बेला ही सब कुछ थी। पाली डार्लिंग, मेरे ख्याल में तुम्हें इस सफेद रंग के अलावा किसी और रंग में भी होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। सबर शुक्र करने वाला बंदा हूँ, जो हाथ आ जाए इसी पर शुक्र कर लेता हूँ। इसकी सारी तस्वीर को एक एक करके देखते हुए काफी मसरूफ लहजे में बोला था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। यार कुछ भी कहो, मेरी और इसकी जोड़ी कमाल है। इसने खुद ही कमन पास किया था, जबकि निगाहें इसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। यार ये कान कामों में लग गया हूँ मैं, अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे खुद ही अपने लिए कुछ सोचना होगा। पला ने लंबी सांस ली। सदा तो इसके मुकम्मल डॉक्टर बनने से पहले कुछ भी करने को राजी नहीं है, लेकिन मैं अपना क्या करूं, मेरा तो दिल मेरे काबू में ही नहीं है। अल्लाह जी, मेरे मासूम जज्बात तू को मंजिल तक पहुंचा दीजिए, मुझे एक जायज तिलक में बांध दीजिए, ताकि और कुछ नहीं तो कम से कम इसकी तस्वीरों को तो हक से देख सकूं। ऐसा लग रहा है जैसे चोरी चोरी इसकी तस्वीरें देखकर गुनाह कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ में एक सच्ची तरफ थी। अल्लाह जी, इसकी तस्वीरें देखते हुए सुकून नहीं है मेरे लिए, बेहतरी कर दीजिए। अब अपना फोन एक तरफ रखते हुए अपना ध्यान बेला से हटाते हुए अल्लाह की तरफ लगाने लगा, क्योंकि वो जानता था इसकी वाइफ वही कबूल करेगा। इसके नसीब में अगर ये लड़की लिखी हुई तो वही देगा। रबाब काफी देर से कमरे में आई थी, तब भी रेहान जाग रहा था। आजकल वो कमरे में तभी आती जब तक रेहान सो चुका होता है। इसे बहुत अजीब लगता था इसकी बिस्तर बढ़ाकर लेते हुए
इसीलिए वो इसके जागते हुए कभी नहीं आती थी और सुबह भी इसकी यही कोशिश होती थी कि इसके उठने से पहले जाग जाए। इसके दिल में एक अजीब सी झिझक थी। बीवी शादी तुम मुझसे करके यहाँ आई हो या मेरी माँ बहन से शादी कर रखी है तुमने, जो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाती, सारा दिन इन्हीं के साथ चिपकी रहती है। और रेहान बिस्तर पर लेटा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। इसे देखते हुए बोला। इसकी आवाज़ में हल्की सी शिकायत और शरारत थी। ये सास और ननद ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इनके साथ इतनी भी बनाकर नहीं रखनी चाहिए। इसने भड़काने की कोशिश की तो वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ननद और सास दोनों बहुत अच्छी हैं और आप भी अभी तक सोए नहीं? रुबाब ने परेशानी से पूछा। इसकी आंखों में हैरत थी। बेला अभी तक कितनी ही देर इससे बातें करती रही थी। अब तो अम्मी ने खुद कहा था बेटा जाओ कमरे में, बहुत रात हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तब जाकर वो कमरे में आई थी, लेकिन रेहान को जागते देखकर वो मजीद परेशान हो चुकी थी। इसकी सारी मनसूबाबंदी नाकाम हो गई थी। क्यों तुम चाहती थी कि मैं सो जाऊं तुम्हारे आने से पहले, रोज की तरह? रेहान जैसे पहले ही इसकी देर से आने की वजह जानता था। इसकी आवाज़ में एक दबी हुई मुस्कुराहट थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, आप अपना काम करें, वो कहते हुए अलमारी से अपना आरामदायक सूट निकालने लगी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। काम तो मेरा कब का हो गया, अब तो मैं बीवी का आने का इंतजार कर रहा था। जल्दी चेंज करके आओ, बातें करेंगे। वो तकिया बराबर करते हुए कहने लगा। बातें? रुबाब ने हैरानगी से इसके अल्फाज दोहराए थे। इसकी आवाज़ में अजीब सा सवाल था। डालेंगे इस वक्त मैं और कुछ करने के काबिल नहीं हूँ तो बातें ही करेंगे, क्योंकि यार तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहती। इसका अंदाज काफ़ी बेबाक था, जबकि और कुछ का मतलब वो बहुत अच्छे से समझ गई थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। नहीं, वो असल में बहुत रात हो गई, आपको सो जाना चाहिए, आपने मेडिसिन ले रखी है, वो परेशानी से कहने लगी। इसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। क्यों सो जाना चाहिए? और मेरी मेडिसिन में नींद की गोली तो हरगिज़ नहीं है जिसको खाकर सोना लाजम हो, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जाओ चेंज करके आओ मेरे पास। बिला से ज़्यादा अच्छी बातें आती हैं मुझे। अगर तुम 2-3 घंटे इस पर वेस्ट कर सकती हो तो 1 घंटा तो तुम मुझसे भी बातें कर सकती हो। रेहान ने हल्की सी शिकायत की। जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? वो जो इसकी बात सुनकर अपनी जगह से टस से मस न हुई थी, अब के बाद परेशानी से वॉशरूम में जाने लगी, जबकि रेहान सचमुच में इसे बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इसके चेहरे पर एक वदाना मुस्कुराहट थी। बीवी, मैं सिर्फ बातें ही करने वाला हूँ, तो अब इस डर से अंदर रुकने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें बाहर बुलाया है। वो तकरीबन 10 मिनट तक इसका इंतजार करता रहा था। फिर जैसे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो ऊंची आवाज़ में बोला। अंदर रुबाब कपड़े चेंज करने के बाद अब खामोशी से उंगलियां चटक रही थी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। इसके चेहरे पर शर्म और हया की लाली फैली हुई थी। यहाँ आओ, बातें करते। रेहान ने इसे अपने साथ बिस्तर पर आने का इशारा करते हुए बोला तो इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बिस्तर की तरफ बढ़ाई थी। वो आहिस्ता से आकर बिस्तर पर बैठने ही लगी थी जब रेहान इसका बाजू पकड़कर नरमी से अपने करीब खींच लिया। इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। लेट कर भी बातें कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुम बिस्तर के किनारे अटक कर ही मुझसे बातें करो। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मूड नहीं है बातें करने का, ज़्यादा नींद आ रही है क्या? वो नरमी से इसका चेहरे से बाल हटाते हुए सवाल करता। इसकी गर्दन से दुपट्टा निकाल चुका था। रुबाब को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। इसका सारा वजूद कांप रहा था। ऐसा नहीं था कि इसे इस इंसान की कुर्बत बुरी लग रही थी, वो मोहब्बत करती थी। इससे इसका महरम होकर इसके इतने करीब था। इसे बुरा तो हरगिज़ नहीं लग सकता था। हाँ, लेकिन एक फितरी शर्म और हया बीच में आ रही थी जो इसे बेचैन कर रही थी। अच्छा यार ठीक है, इतना भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सो जाओ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वो हाथ पीछे की तरफ ले जाता, लाइट ऑफ कर चुका था, जबकि इसे अपने करीब करके इसने इसकी कमर में हाथ डाल रखा था। रुबाब ने अंदाजा लगाया था कि वो काफी बेबाक है। हाँ, लेकिन इसके अलावा इसने और कोई हरकत नहीं की थी। रुबाब की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में रेहान की भारी होती सांसों ने इसे रिलैक्स कर दिया था। इसे लगा जैसे वह एक महफूज पनागाह में है। सुबह सरदार की आंख खुली तो दुआ आईने के सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शौखी नहीं थी, जैसे हर रोज होती थी। आज सिर्फ खामोशी ही थी। एक गहरा सन्नाटा। वो बिस्तर से उठते हुए इसके पास है, इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। इसकी सर दुआम की गर्दन में ऊपर रही थी, जबकि इसकी हरकत पर दूसरी तरफ से दुआम ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो बुद्ध बनी खड़ी थी, नाराज और सजनसाई। सरदार नरमी से इसकी गालों पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए सवाल करने लगा। इसकी आवाज़ में प्यार था, लेकिन अब की दफ़ा इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके आईने में दुआम का चेहरा देखा। इसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। ओए होए, मेरा सोना मुखड़ा तो बहुत ज़्यादा नाराज लग रहा है, अब तो मनाना पड़ेगा। अच्छा बताओ कैसे मनाऊं तुम्हें? नरमी से इसे अपनी तरफ करते हुए सवाल करने लगा। इसकी आंखों में शरारत थी। मैंने तुम्हें डांटा था ना, तुम भी बदले में मुझे डांट लो, बल्कि मार लो, लेकिन यूं नाराज मत रहो। तुम इस तरह से चुपचाप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सरदार ने इल्तिजा की। मेरा मासूम सा ही कुछ तो बोलो। वो इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से दुआम की खामोशी अब इसे परेशान भी कर रही थी। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? दुआम वो परेशान हो गया था। वो कुछ नहीं कहना चाहती मैं आपसे, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती जब तक आप ये गलत काम नहीं छोड़ देते। तो हमने गुस्से से कहा। इसकी आवाज़ में सख्ती थी। वो गुस्से से अपना अब इसे छुड़ाने लगी थी, जबकि इसे अब तक इस जिद पर अरे देखो वो परेशान हो गया था। इसकी आंखों में बेबसी थी। गलत काम? कौन सा गलत काम सजन साई? मैं कौन सा गलत काम? मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं एक अच्छा काम करता हूँ। ये बात मेरा दिल जानता है कि मैं जो काम करता हूँ वो गलत नहीं है। सरदार ने अपनी बात पर जोर दिया था। बाकी तुम मुझे समझ जाओगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। खैर, मैंने तुम्हें रात को भी कहा था कि मैं इस मौजू पर कोई बहस नहीं करना चाहता, और अब भी कहता हूँ कि इस चीज़ से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तो बेहतर है कि तुम भी इन सब चीज़ों में मत पड़ो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल करो, नाश्ता नीचे चलकर करेंगे। वो नरमी से इसके लोगों पर हल्का सा बोस देता वाशरूम में चला गया था, जबकि हमने भी हिम्मत न हारने का फैसला कर लिया था। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो इसे इस गलत काम से रोककर ही रहेगी। तो हम बहुत परेशान थी। इसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। नीचे आने के बाद भी इसने ना तो बाला से कोई हेलो हाई की थी और ना ही जुमरू से। वो खामोशी से सरदार के साथ आकर बैठ गई थी। मीनू ने नाश्ता लगाया तो चारों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे थे, मगर जुमरू और बाला दोनों ही आज इसकी खामोशी को महसूस कर रहे थे। इनकी नजरें बार बार दुआम पर उठ रही थी और इन दोनों
दोनों को ही इसकी खामोशी की वजह समझ नहीं आ रही थी। ना जाने क्या बात थी कि आज वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे इसके अंदर का शोर से बाहर आने की इजाजत नहीं दे रहा। लगता है आज बिना ने चुप का रोजा रखा है। जुमले ने शरारत से कहा तो वो भी कुछ ना बोली। क्या हुआ दुआम, तुम कुछ खा नहीं रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बाला ने बाहर पूछ की ही लिया। इसकी आवाज़ में फिक्रमंदी थी। वो कब से बस सर झुकाए अपने हाथों को घूरने में मसरूफ थी, जैसे खाने की तरफ इसका ध्यान ही ना हो। सजन साई नाश्ता कर लो, सरदार ने बेहद मोहब्बत से कहा था। इसकी आवाज़ में नरमी और इल्तिजा थी, जबकि इसने अब भी किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। इसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। क्या बात है, आज हमारी बहना का मूड क्यों ऑफ है? जुमरू को भी अब मामला कुछ संगीन लगने लगा था। इसने भी परेशानी से पूछा, कुछ नहीं जुमरू भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा अभी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी। इसने इन दोनों को पूरी तरह से अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर इसकी आवाज़ में हल्की सी थकान थी, जबकि बाला ने हैरत से सरदार की तरफ देखा। आज तुम जिस तरह से खामोश और उदास लग रही थी, यकीनन कोई बहुत बड़ी बात थी। तुम्हारी नाराजगी गुस्सा मुझसे है ना सजन? सरदार ने नरमी से इसका हाथ थामा तो फिर मुझ पर निकालो। क्यों बेकार में खाने से दुश्मनी कर रही हो? जिससे कि बेहुमती नहीं करनी चाहिए। नाश्ता करो, इसे नरमी से समझाया था। इसकी आंखों में इल्तिजा थी। मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है डाकू जी, और ना ही मुझे किसी से नाराज होना है। तो हमने सर उठाकर से देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। जरा सी बात है जो आप मान नहीं सकते तो फिर ये झूठी फिक्र भी मत जताइए। वो इसे देखते हुए तल्ख लहजे में बोली। इसकी आवाज़ में एक दबी हुई चोट थी, और फिर इसके करीब से उठकर एक साइड पर पत्थर उसके रास्ते की तरफ चली गई। इसके कदम भी बेचैनी थी। तो अब की दफा जुमरू और बाला ने हैरानगी से इसे देखने लगे थे। इसकी आंखों में सवाल था, और अब तो शक रह ही नहीं गया था कि मामला काफ़ी संगीन है, और इसकी जड़ सरदार ही था। सरदार, सब कुछ ठीक है ना? बाला ने इसे देखते हुए पूछा। तो सरदार ने एक नज़र से देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। हाँ बाला, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है। एक ही बात की रट लगाई बैठी कि मैं डिकेटी छोड़ दूँ। कल रात मेरे किडी पर गए थे, ये बात इसे पता थी। बस इतनी सी बात पर इसने अपना मूड तो खराब कर रखा है, साथ ही साथ खाना भी नहीं खा रही है। अजीब जिद है इसकी, हालांकि मैं इसे समझा भी चुका हूं कि ये काम छोड़ नहीं सकता। सरदार ने एक लंबी सांस ली। इसकी आवाज़ में जलजलाहट थी। है तुम छोड़ो, तुम इन सब बातों को, नाश्ता करो, मैं इसे खुद समझा लूंगा, कहते हुए उठ खड़ा हुआ था। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। अब दुआम बहुत रिएक्ट कर रही थी ये छोटी सी बात अब दुआम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी एक छोटी सी बात पर। हाँ, इसके लिए तो ये छोटी सी बात थी, एक मामूल का हिस्सा। फजूल में वो बात का बतंगड़ बना रही थी। हालांकि ये इसके लिए कोई नया या अनोखा काम नहीं था, वो हमेशा से यही करता आया था। लेकिन अब इसके लिए दुआम को समझाना बहुत मुश्किल था। इसकी ज़िद सरदार के लिए एक नया इम्तहान बन चुकी थी। अब यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो सजन साई? सरदार वाम के पास पत्थर पर आकर बैठा था। इसकी आवाज़ में नरमी थी। अपनी नाराज़गी गुस्सा मुझ पर निकालो। क्यों बेकार में खाना पीना छोड़कर अपनी तबीयत खराब कर रही हो? क्यों टेंशन ले रही हो? वो नरमी से पूछ रहा था, जबकि वो खामोशी से एक छोटे से पत्थर पर बैठी नीचे वादी की तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में गहरा दुख था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, वो नाराज़गी से बोली। इसकी आवाज़ में सर्द महरी थी। लेकिन मुझे तो करनी है ना, तुमसे बहुत सारी बातें सजन साई। सरदार ने इसका हाथ थामा। मैं ये काम हमेशा से करता आया हूँ, यकीन करो मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। ये गोली मेरे नसीब की थी, अगर मैंने ये काम ना भी करता तो भी मुझे ये गोली लग ही जानी थी। तुम बेकार में इतनी सी छोटी बात को लेकर परेशान हो रही हो। यकीन मानो ये छोटी छोटी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरदार, ऐसी चट्टान है कि ये गोलियां खुद ही इस चट्टान से टकरा कर तबाह हो जाएंगी। इस चट्टान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम फजूल में टेंशन ले रही हो। ये छोटी छोटी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नरमी से इसके कंधे पर हाथ फैलाते हुए इसे अपने करीब कर गया था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप अपनी किसी भी दलील से इस गलत काम को सही साबित नहीं कर सकते डाकू जी। तो हमने सर को उठाकर इसे देखा था। ये हकीकत है, आप माने या ना माने, आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। अल्लाह को ये काम सख्त नापसंद है। आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यकीन माने, इस चीज़ में किसी की भलाई नहीं है। खुदा के लिए ये काम छोड़कर इस रास्तों से लौट आए जहाँ कोई मंजिल नहीं है। वो अब भी इसे समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी। इसकी आवाज़ में एक सच्ची तरफ थी, जबकि सरदार इसकी बातें सुनता नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसे अपने साथ लगा गया था। इसकी आंखों में गहरा प्यार था। सुजन साई, इस वक्त मेरी कोई दलील, मेरी कोई बात तुम पर असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में खुद से एक नक्शा खींच लिया है कि इस चीज़ के खिलाफ। तो तुम्हें इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम समझ जाओगी क्या सही है और क्या गलत है। सरदार ने इसे अपने बाजू में भेजा था। चलो अब कुछ खा लो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ उठाने लगा था, जबकि दुआम का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था इसके साथ आने का। वो हर कीमत पर से अपनी बात मनवाना चाहती थी, लेकिन सरदार इस मौजू पर बात करने को तैयार ही नहीं था। वो इस चीज़ को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो, लेकिन वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसे किसी भी तरह इस मामले को कहीं ना कहीं पहुंचाना था। वो हरगिज़ सरदार को ये गलत काम नहीं करने दे सकती थी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सरदार इस काम के लिए क्या दलाइल देता है, लेकिन ये गलत काम था, और वो जानती थी कि ये गलत और इंतहाई खतरनाक है। अगर सरदार पहले ये काम करता था तो भी तब भी वो इसकी ज़िंदगी में तो तब वो इसकी ज़िंदगी में नहीं थी। वो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन अब नहीं। अब इसके साथ वाम की ज़िंदगी जुड़ी हुई थी, और सरदार को अपनी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती थी। सरदार को राय रास्त पर लाना था किसी भी हाल में, लेकिन जिस तरह सरदार इन सब चीज़ों को नजरअंदाज कर रहा था, इसे अपना ये मकसद अभी से ही नाकाम होता नजर आ रहा था। इसके दिल में खौफ बैठता जा रहा था। सर, आपने इतनी बड़ी रकम अपने घर में क्यों रखी हुई थी? मतलब 10 लाख से ज़ायद रकम आपके घर पे क्यों थी? आप तो अपना सारा पैसा वगैरह बैंक में रखते हैं ना अकरम। आज
4 दिन की बाद ड्यूटी पर आया था। इसके चेहरे पर थकान और हैरत थी। वो ये सुनकर कि इसके सीनियर पाशा के घर में चोरी हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 5 से 7 लाख का जेवर और 10 लाख से ज़ायद की रकम चोरी हो गई थी। इतना ही नहीं बल्कि इसके बेटे का बैग तक वो लोग लेकर गए थे। शायद वो सारा सामान इनके बेटे के बैग में डालकर लेकर गए थे। उन्होंने यहाँ चोरी के बारे में बताते हुए बहुत कम रकम बताई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा रकम बताते तो इसका हिसाब देना पड़ता, और इनके पास गरीब, बेआसरा, बेसहारा लोगों के पास का कोई हिसाब नहीं था जो उन्होंने रिश्वत के जरिए जमा किए थे। इसलिए झूठ बोलकर घर में हुई चोरी में तकरीबन 20 लाख के आसपास की है। हालांकि कल रात इनके घर से 70 से 80 लाख का सामान चोरी हुआ था, जिसमें तकरीबन 25 से 30 लाख का जेवर और 50 लाख से ज्यादा नकद रकम थी। अरे वो दरअसल मुझे कुछ जरूरत थी, इसलिए मैंने बैंक से वो रकम निकलवाई थी, पाशा चोर लहजे में कहने लगा। इसकी आंखों में घबराहट थी। अब वो इसे ये नहीं बता सकते थे कि वो गरीबों की अमानत थी, जो इन्हें देने के बजाय वो अपनी तिजोरी भरने में मसरूफ हो गए थे। वो तो ठीक है सर, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम आप घर से चोरी कैसे हो गई? गार्ड्स कहाँ थे? और आप यकीनन से कैसे कह सकते हैं कि ये चोरी डकैतों ने ही की है? अकरम ने अपने सवालात की बौछार कर दी थी, क्योंकि हमारे सुनने में तो आया कि वो बड़े हाथ मारते हैं। छोटी मोटी चोरियों से इन्हें क्या फायदा? और फिर एक पुलिस वाले के घर आकर इतनी मामूली सी डकैती करना कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जानते हुए भी कि पुलिस के घर चोरी इनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। वो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, और फिर डाकू हमेशा बड़ा हाथ मारते हैं, और ज्यादातर बड़े बड़े सेठों के घर में ही इनकी डकैतियां होती हैं। अकरम यकीन से कह रहा था। इसकी आवाज़ में दलील थी। ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर अकरम। पाशा ने हाथ उठा दिया। मुझे बस ये पता है कि मेरे घर में कल रात चोरी हुई है। इन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था, मेरी वाइफ भी बेहोश थी। मेरा बेटा सारा दिन घर में तन्हा घूमता रहा। वो तो अल्लाह को शुक्र है कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी आवाज़ में खौफ और बेबसी थी। मेरा एक ही इकलौता बच्चा है, अगर इसे कुछ हो जाता तो पाशा की आंखों में आंसू आ गया। मेरे घर में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह की डकैती होगी। मुझे मेरी रकम वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। वो मेरी अपनी नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद की रकम थी, जो मैं इसके लिए हवाले करने वाला था। आपकी दफा सीनियर इंस्पेक्टर ने परेशानी से एक छोर निगाह अकरम पर डाली थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सर, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। डकैत कबीले की तरफ जाना तो हमारे लिए बेहद मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं। जब तक कोई सबूत ना हो हम इस तरफ कदम भी नहीं उठा सकते। अकरम ने हकीकत बयान की। वो तो साफ अल्फाज में हमें कह चुके हैं कि सबूत लाओ और गिरफ्तार कर लो। अब सबूत हमारे पास होते ही नहीं है, इसलिए तो हम इतने बेबस हैं। खैर, फिक्र न करें, मैं तफ्तीश करता हूँ इस केस की। अगर कुछ हाथ लगे तो आपको जरूर बताऊंगा। अकरम ने इसे तसल्ली दी। और मुझे नहीं लगता कि डकैत कबीले वाले इस तरह की छोटी मोटी डकैती करेंगे। इनका टारगेट हमेशा बड़ा होता है। इतनी छोटी सी डकैती करने के लिए अगर वो निकलेंगे भी तो कम से कम इनका टारगेट किसी पुलिस वाले का घर हरगिज नहीं होगा। इंस्पेक्टर अकरम यकीन से कह रहा था, जबकि पास जाकर भी इसे नहीं बता सकते कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी डकैती जो इनके अपने ही काले धन को लेकर गई थी। आज रात तकरीबन 10 बजे हम लोग कबीले से निकलेंगे। हमारा टारगेट तकरीबन 30 से 40 लाख की रकम मजीद इकट्ठी करना है। पला सामने एक नक्शा खोले हुए था, जिसमें आसपास के तकरीबन 27 गांव लगते थे। इसकी उंगली नक्शे पर फिर रही थी। इस वक्त वो तकरीबन सारे ही बड़े बड़े लोगों को टारगेट में रखे हुए थे। ज़्यादातर लोग अगले महीने की फरस्त में शामिल थे, यानी कि इन्हें आज आखिरी डकैती करनी थी, जो कम से कम 40 लाख तक की होनी बहुत ज़रूरी थी। सदा ने एक जगह टिक लगाई थी। इसकी आंखों में खास चमक थी। मैंने सुना है कि ये गैर कानूनी असला बेचता है, इसके पास बहुत ज़्यादा रकम है, सदा ने कहा। लेकिन अपना सारा काला का पैसा वो घर पर हरगिज नहीं रखता। बाला ने कहा, पैसा नहीं रखता लेकिन जेवरात तो रखता होगा ना? जुमू ने सवाल किया। मैंने सुना है कि इस आदमी की औरत आजकल अपने जेवरात की काफ़ी नुमाइश करती है। जहाँ जाती है महंगे महंगे जेवर पहन कर जाती है। अगर ऐसा है तो कर में बेशक हमें ज़्यादा रकम ना मिले, लेकिन इतना जेवर मिल जाए कि हम अपनी रकम हासिल मुकम्मल कर सके। सरदार ने कुछ सोचते हुए कहा था, जिस पर बाला ने नफे में सर हिलाया। इसके चेहरे पर तफशीश थी। नहीं सरदार, आजकल ये जेवर खरीदने वालों की गर्दन बड़ी अकड़ी हुई है। कहते हैं चोरी का माल है, आधे में खरीदेंगे या आधे से भी कम। ये इनकी अपनी मर्जी है। अभी ये जो पिछली डकैती हमने की थी, इसका जेवर मैंने बड़ी मुश्किल से आधी कीमत पर निकाला है। पहले इनका हिसाब करना होगा। वैसे टके टके के लोगों के भी नखरे उठाने पड़ रहे हैं। बाला ने एक और मसला इसके सामने रख दिया, जिसकी आवाज़ में जलजलाहट थी। जेवर बेचने में खुद जाऊंगा, सरदार ने फैसला किन अंदाज में कहा। यहीं पर हमला होगा। वो इसकी जगह दायरा लगाते हुए फैसला सुना चुका था। इसकी आवाज़ में कैसा दबदबा था जैसे कोई टाल नहीं सकता था, जबकि वो लोग पहले ही इसके इशारे के मुंतजर थे। उन्हें वही करना था जो सरदार कहता है। सरदार की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। बाला रात की डकैती की प्लानिंग मुकम्मल कर रहा था। इसके चेहरे पर अज़म था। वो एक मुकम्मल प्लान के साथ ये कदम उठाने वाले थे। कल रात की प्लानिंग ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाला के प्लान की बदौलत इनके लिए काफ़ी आसानी रही थी। और आज का प्लान भी तकरीबन तैयार हो चुका था। सारी चीज़ों को तरतीब देते हुए वो पुरसुकून होकर बाहर निकले थे। वो सुबह बड़ी मुश्किल से दवाम को नाश्ता करवाने में कामयाब हुआ था। वो 2-3 दिन वादे लेकर ही छोड़कर जा चुकी थी। और अब भी मीनू जब इसके कमरे में खाना लेकर गया तो उसने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया था। इसने दिन में भी कुछ नहीं खाया था। अब शाम के 6 बज रहे थे। इसकी सितार के लिए एक नया इम्तिहान बन चुकी थी। अब ये लड़की से बहुत तंग कर रही थी। इसने सचमुच में जरा सी बात को जरूरत से ज्यादा सर पर सवाल कर दिया था, और ये इसके लिए सही बिल्कुल भी नहीं था। बेशक वो इस मामले को जितना हो सके इतना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर से दुआम की जिद परेशान कर रही थी।
वो इन लोगों को इन सब के काम पर लगाता, वो अपने कमरे की तरफ चला गया था। इसके चेहरे पर परेशानी थी, वो उनको कैसे समझाएगा कि वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वो इसे इसकी हाल पर हरगिज नहीं छोड़ सकता था। ये लड़की इसकी कुल कायनात थी। सज्जन साईं कहाँ हो तुम यार, मेरा सोना मुखड़ा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ कर आया हूँ। सरदार कमरे में दाखिल होते हुए इसे कहने लगा, जो खामोशी से बिस्तर पर बैठी हुई थी। बस के आप पास आते हुए इसका हाथ इसकी गोद से हटाता, इसके करीब लेटते हुए इसकी गोद में अपना सर रख गया था। कब तक नाराज हो मुझसे, सरदार से चेहरे कहते देखकर नरमी से इसे मनाने वाले अंदाज में कहता, इसके दोनों हाथ को चूम गया था। इसकी आवाज में इल्तिजा थी, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे राकू जी, बस मुझे आपसे छोटी सी बात कह रही हूँ जो आप मानने को तैयार नहीं। दुआम ने धीमी आवाज में कहा। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। फिर वही फजूल बातें सजन साई। सरदार ने एक लंबी सांस ली। छोड़ दो अपनी फजूल जिद, एक ही बात के पीछे लग गई हो। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आखिरी दफा कह रहा हूँ। यह क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी, उठो तैयार हो जाओ, हम दोनों नदी पर चलते हैं, बल्कि खाना भी वहीं पर खाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मीरू को कहता हूँ कि वहां पर खाना लगा दे। बस की कोच से उठते हुए अलमारी के पास जाता, वहां से अपनी मर्जी का ड्रेस निकालने लगा। इसके चेहरे पर एक फैसला की अंदाजा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। दुआम ने इनकार करना चाहिए, इसकी आवाज में जिद थी, लेकिन मैं तो लेकर जाऊंगा अपने मासूम से साईं को। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, सब समझ में आ रहा है मुझे। इतने दिन से तुम नदी पर नहीं गई ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग को कबीले की गर्म हवाएं लग गई हैं। आओ मैं तुम्हें नदी की ठंडी हवा लगवा कर लाता हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो। इसकी आंखों में शरारत थी। चलो चलो, ज्यादा टाइम नहीं है यार, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। वैसे जबरदस्ती उठाते हुए इसकी चादर खुद ही उतार चुका था, जबकि इससे पहले कि वो मजीद कोई गुस्ताही करता, वो इसके हाथ से कपड़े ले चुकी थी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुमने दिन में खाना क्यों नहीं खाया सजन साईं? नाराजगी मुझसे है ना, तो मुझ पर निकालो गुस्सा। जितना नाराज होना है मुझसे हो, कितना गुस्सा करना है मुझ पर। खाने से कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह का भूखा रहते ना देखूं। आज माफ कर रहा हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। सरदार की आवाज में खास किस्म की सख्ती और प्यार था। चलो यार, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से चेंज करो। मैं मीरू को कहता हूँ कि वहाँ नदी पर एक खूबसूरत सा डिनर का इंतजाम करे। मेरी सजन साईं नाराज है, मुझे मनाना है। इसके चेहरे पर एक फतेहाना मुस्कुराती, लेकिन ज्यादा देर वहां नहीं रुकेंगे। पहले बता रहा हूँ, रात को 10 बजे के आसपास मुझे फिर से डकैती पर जाना है। वो बाहर निकलते हुए बोला, तो दुआम जो वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा रही थी अचानक रुक गई। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। क्या मतलब, आप फिर से यही सब करने जा रहे हैं? वो बेयकीनी की कैफियत में थी, इसकी आवाज में दुख और हैरत थी। वो इसे समझाकर थक चुकी थी, लेकिन इस इंसान पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी मर्जी कर रहा था, जैसे इसकी बातों का कोई वजन ही ना हो। बस फर्क इतना था, पहले वो छुप कर रहा था, अब जब वो पूरी तरह से सच इसके सामने आ चुका था, तो वो खुलकर इसके सामने कर रहा था। इसके लिए ये एक नया इम्तिहान था। यही मेरा काम है सजन साईं, और यही मैंने करना है क़यामत तक। तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं था, ना पहले ना अब छुपा हुआ है। सिर्फ एक छोटे से हमले को दिल पर लेकर बैठ गई हो तुम। मुझे डकैतियां करते हुए 15 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। सरदार की आवाज में एक ठहराव था। मेरे अब्बा भी डकैत थे। जब दुनिया वालों ने हमें हमारा हक नहीं दिया, तब हमने अपना हक छीनना शुरू कर दिया था, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम इस दुनिया से वो रहते हैं जो हमारा हक है। बस फर्क इतना है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ अपनी चीजें छीननी पड़ती हैं। यकीन मानो, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मुझ पर कोई गोली चली है, और ना ही कभी मेरे जिस्म पर कोई जख्म आया है। बस एक छोटा सा गफलत का लम्हा था, सोचा तुम्हारे लिए वो खूबसूरत फूल ले चलता हूँ, मेरे सजन साईं खुश हो जाएगी। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि वो लम्हे की ताहीर मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर पता होता तो सरदार इसके पास आता, इसकी आंखों में झांकने लगा। निगाहें नीचे मैं इसकी तरफ गई थी, जहाँ पानी के खूबसूरत शीशे के फूलदान में वो फूल पूरी तरह से खिला हुआ था। अजीब फूल था, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो जरा सा भी ना मुरझाया था। अगर आपको पता होता तो यकीन आप फूल नहीं तोड़ते। दुआम ने इसे देखते हुए बोलते, सदा के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। अगर मुझे पता होता कि फूल तोड़ने में वक्त लग जाना है, तो मैं अपने सज्जन साईं के लिए फूल पहले तोड़ लेता, अपना काम बाद में कर लेता। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। वो एक बुरा दिन था और कुछ भी नहीं। सरदार ने इसका हाथ थामा। जाओ अपनी तैयारी मुकम्मल करो, मैं चाहता हूँ कि आज की रात बहुत खूबसूरत हो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम गहरी नींद सो जाओ, वरना मेरे पीछे परेशान होती रहोगी। यकीन मानो, अब इस दुनिया की किसी गोली में इतनी हिम्मत नहीं कि वह सरदार दिलदार का सीना चीर सके। सरदार दिलदार जब अपने काम पर निकलता है, तो अपनी आंखें और कान समेत अपना दिमाग भी खुला रखता है। जो गलती मैंने पहले की, वो कभी दोबारा नहीं करूंगा। बारा बिल्कुल ठीक कहता है, वो मेरी बेहतियाती थी, लेकिन आइंदा मैं ऐसी कोई बेहतियाती हरगिज नहीं करूंगा। आइंदा अपने सज्जन साईं के लिए फूल भी खरीद कर लाया करूंगा, चोरी करके नहीं। पर नरमी से आंख दबाता झुका इसकी लबों को चूम गया था, जबकि दुआ में एक लम्हे के लिए काम सी गई थी। इसके फूल की वजह से इसे गोली लगी थी। वो फूल इसके लिए इतना खास था, इसने बस किसी भी तरह इसे हासिल करने के लिए अपनी जान पर खेल गया था। इसकी मोहब्बत की शिद्दत दुआम को हैरान कर रही थी। वो खामोशी से वॉशरूम में जाती चेंज करने लगी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके लिए ये सब कुछ दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। सरदार की सच्चाई सामने आने के बाद जैसे वो हर तरह की परेशानी से बेफिक्र हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब इसे कोई परेशानी है ही नहीं। वो बिल्कुल रिलैक्स था। सरदार नहीं चाहता था कि दुआम को ये सब कुछ पता चले, और अब अगर इसे पता चल गया था, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब खुलकर अपना काम कर रहा था। वो दुआम को नाराज नहीं करना चाहता था, इसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो हर वक्त इसे खुश रखना चाहता था, और इसके लिए इसने कोशिश की थी कि वो अपना काम इसे दूर रखे, लेकिन वो खुद ही हर चीज में घुस रही थी, तो वो इसे मना भी नहीं कर पा रहा था। और वो ये भी समझ गया था कि दुआम इसे इन सब चीजों से निकालना चाहती है, लेकिन दुआम को ये समझने की जरूरत थी कि सरदार आज से नहीं, बल्कि कई सालों से इन सब चीजों में पूरी तरह से धंसा हुआ है। अब इसका निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था।
अब सिर्फ ये नाम इसकी पहचान नहीं, बल्कि इस चीज़ के साथ ही कहीं लोगों की उम्मीद जुड़ चुकी थी, कहीं सारे लोगों का यकीन जुड़ा था। वो कैसे इनका यकीन तोड़ सकता था? वो कितने बेसहारा लोगों का सहारा था, कहीं सारे लोगों की उम्मीद था। वो सिर्फ इसलिए इन गरीब बेसहारा लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकता था कि इसकी बीवी को ये काम पसंद नहीं था, या इसकी बीवी इस चीज़ से खौफजदा थी। वो जब से सरदार बना था, अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा था। वो सिर्फ दवाम के डर की वजह से इन सब चीज़ों से किनारा कशी नहीं कर सकता था जो इसकी पहचान थे। वो हरगिज़ किसी भी हालात में इन सब चीज़ों से अलग होने के नहीं सोच सकता था, बेशक इसके लिए इसे दवाम की नाराज़गी ही क्यों न बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन ये एक हकीकत है कि सरदार दिलदार यलगार की पहचान एक डाकू की हैसियत से थी, और इसने अपनी यही पहचान बरकरार रखनी थी। दवाम वाशरूम से बाहर आई तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सरदार की बातों ने इसके अंदर एक कशमकश पैदा कर रही थी। वो जानती थी कि वह इसे नदी पर लेकर जाकर बनाने की कोशिश करेगा, मगर इसके अंदर की जिद इसे पिघलने नहीं दे रही थी। इसने एक सादा सा लिबास पहना और बिस्तर पर आकर बैठ गई। इसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी, जैसे वो सरदार के आने का इंतजार कर रही हो। चंद ही लम्हों में सरदार कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, जैसे वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। इसने दवाम की तरफ देखा। सजन साई तैयार होगी, इसने नरमी से कहा। चलो, बाला और मीरू ने सारा इंतजाम कर दिया है। सरदार ने इसके करीब आते हुए इसका हाथ थामा और इसे बिस्तर से उठा लिया। तो हमने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। इसके कदम खुद सरदार के साथ चलने लगे। इसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी जो इसे सरदार की तरफ खींच रही थी। वो दोनों कबीले के खास हफीफ रास्ते से बाहर नदी के किनारे पहुंचे तो गुलाम की आंखें हैरत से फैल गई। माहौल किसी खौफ से कम ना था। चांदनी रात में नदी का पानी चांदनी की तरफ चमक रहा था। इसकी लहरों की सरसराहट कानों में एक धीमी मासूकी मौसीकी बोल रही थी। ठंडी महकती हमारे जिस्म को छूकर गुजर रही थी, जैसे किसी ने हवा में खुशबू बिखेर दी हो। नदी के किनारे खूबसूरत सी डेट का इंतजाम किया गया था, जहां दोनों तरफ नरम गद्दे बिछे हुए थे। एक छोटी सी मेज पर शम्में जल रही थी, जिनकी धीमी रोशनी माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। देखिए कि जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी, और दूर से जंगल की खामोशी में हवा की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब कुछ इतना दिलकश था, दुआ में एक लम्हे को अपनी नाराजगी भूल गई। इस चेहरे पर एक हल्की सी हैरत और सुकून नुमाया हुआ। कैसा लगा सजन साई? सरदार ने इसका हाथ थाम कर टेबल की तरफ इशारा किया। मैंने कहा था ना, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। सरदार ने डॉम ने सरदार की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर इसने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि ये सब इसे मनाने के लिए किया गया है, और वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो खामोशी से आकर गद्दू पर बैठ गई। सरदार भी इसके करीब ही बैठ गया। इसकी नजर सिर्फ दुआम पर थी। अब भी नाराज हो, सरदार ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से पूछा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे अंदर से खा रही है सजन साई। तुम्हारी ये नाराजगी मेरे दिल को चीर रही है। इसने दुआम का हाथ अपने लबू से छुआ। इसकी आंखों में हल्का सा दर्द और दुआम के लिए बेतहाशा प्यार था, एक ऐसा प्यार जो जुनून के हद्दों को छू रहा था। तो हमने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आपको मेरी नाराजगी की परवाह होती तो आपको ये काम ना करते, जो आपको पता है कि मुझे नहीं पसंद है। अलग बात है, हमारे अल्लाह को वो काम पसंद नहीं है। डाकू जी, इसकी आवाज़ में एक दबी हुई चोट थी, मगर इसमें सरदार की मोहब्बत का असर भी महसूस हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? सरदार ने इसका हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। इसकी आंखों में जुनून सा था, जैसे इसके अंदर का शेर जाग उठा हो। तुम मेरी सांस हो दुआम, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी एक आह पर मेरा दिल फट जाता है। तुम कहती हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। इसने दुआम के चेहरे को अपने हाथों में लिया। इसकी आंखों में गहराई से देखा। इसकी नजरों में एक ऐसी शिद्दत थी जो दुआम को अंदर तक महसूस हो रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत की इंतहा हो। इसने दुआम के माथे पर अपने लब रखे, फिर इसकी आंखों को नरमी से छुआ, फिर इसके गालों को अपनी सांसों की हदत से छुआ। तुम्हारी नाराजगी मुझे अंदर से खा रही है। तुम मेरी दुनिया हो दुआम, और मैं तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया वीरान है। इसकी आवाज़ में एक ऐसी शिद्दत थी जो दुआम को अंदर तक लरज़ आ गई, जैसे इसके वजूद का हर जरा सरदार की मोहब्बत में पिघल रहा हो। फिर आप मेरी बात मानती क्यों नहीं? वो मासूमियत से बोली। ये काम खतरनाक है डाकू जी, आपकी जान को खतरा है। खतरा? सरदार ने कहका लगाया, मगर इसके कहने में एक जुनूनी कैफियत थी जो इसके बेखौफ होने का सबूत थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं? मेरी जान तो तुम पे बसती है, मेरा सोना मुखड़ा। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी जान का क्या फायदा? और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी ताकत हो, मेरी ढाल हो। इसने दुआम को अपने बाजू में बेच लिया। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे वो इसे अपने अंदर समो लेना चाहता है, इसके वजूद को अपने वजूद का हिस्सा बना लेना चाहता है। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। इसने दुआम की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा दिया। इसकी सांसें दुआम की जिल्द पर महसूस हो रही थी, एक ऐसी गर्मी जो दुआम के अंदर तक उतर रही थी। तुम मेरी मालकियत हो दुआम, मेरी रूह, मेरा सब कुछ। मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता, ना तुम्हारी खुशी, ना तुम्हारा गम, और ना ही तुम्हारी फिक्र। इसकी आवाज़ में एक ऐसी जुनूनी मालकियत थी जो दुआम को हैरान कर गई। इसे लगा जैसे वह सरदार के वजूद में गुम हो रही हो। तुम्हारी ये एक मुस्कुराहट के लिए मैं ये दुनिया उलट सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं। इसने दुआम के बालों को सहलाया। इसकी आंखों में एक ऐसी दीवानगी थी जो दुआम ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम मेरा जुनूनी इश्क हो दुआम, मेरा इश्क, मेरा जुनून। इसकी हर बात में एक ऐसा सहर था जो दुआम को अपने हिसार में ले रहा था। तो हमने इसकी आंखों में देखा, इसकी हर बात में एक ऐसी सच्चाई थी जो दुआम को पिघलने पर मजबूर कर रही थी। इसके लिए सरदार की मोहब्बत का ये जुनूनी इजहार एक नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ सरदार और इसकी मोहब्बत थी। वो जानती थी कि वह अपने काम से नहीं रोक पाएगी, मगर इसकी मोहब्बत की शिद्दत से हर चीज़ बुला रही थी। मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती, दुआम ने धीमी आवाज़ में कहा। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जो इसकी शिकस्त का ऐलान थी। आपकी ये दीवानगी मुझे हारने पर मजबूर कर देती है डाकू जी, लेकिन ये काम। सरदार के चेहरे पर एक फलाना मुस्कुराहट फैली। इसकी आंखों में एक चमक थी। इसने दुआम के चेहरे को अपने हाथों में लिया और इसके लबों पर झुक गया। वो बेताब से अपना लम्हा इसके नाजुक लबों पर बिखेरने लगा। वैसे मजीद कुछ
पेश करने का मौका ही नहीं दे रहा था, इसलिए दे रहा था, लेकिन इसे से आगे वो इसे जाने ही नहीं दे रहा था। इसके लमस में जुनून सिमटाया था। दुआम ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे लगा जैसे वो इस लमस में दहल हो रही हो, इसका वजूद सरदार के वजूद में जख्म हो रहा हो। इस लम्हे इसे लगा जैसे इसके लिए सरदार की मोहब्बत ही सब कुछ थी। वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था, और इसकी मोहब्बत में दुनिया की सारी शिद्दत मौजूद थी। इस लड़की के लिए वो वाकई दीवाना था। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।